डिस्क्लेमर है कि मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं सेबी से रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ना मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ, ना मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ, ना एडवाइज़र हूँ। और ये जो भी मटेरियल हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के लिए कवर कर रहे हैं। इसके अंदर मैं जो भी एग्जांपल्स दे रहा हूँ स्टॉक्स के बारे में, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग पे है, और वो एक नॉलेज पर्पस के लिए है। इसमें कोई कॉल्स नहीं है, कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस के ऊपर है। दैट्स इट। और किसी को अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना हो तो वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करे, उनसे राब्ता करे, उनसे गाइडेंस ले, और उसी के एतबार से वो इन्वेस्टमेंट करे। ना, ये हमारा सेकेंड वेबिनार है ना। फर्स्ट वेबिनार हमने किया था अगस्त के अंदर, तो ये एक तरह से उसका कंटिन्यूएशन है। तो उसके अंदर हमने शरिया स्क्रीनिंग को कवर किया था, लेकिन मुझे कुछ क्वेरीज आ रही थी, तो इसके लिए मैं वापस से इसको रिकलेक्ट कर लेते हैं हम। और अगर कुछ नए साथी होंगे तो उनको भी पता चल जाएगा, लेकिन मैं इसको बहुत क्विकली कवर कर लूँगा। तो शरिया स्क्रीनिंग इसके लिए की जाती है कि कुछ बिजनेस है वो कम्प्लीटली जायज़ है, कुछ बिजनेस है जो कम्प्लीटली नाजायज़ है, तो वो बिना स्क्रीनिंग के आउट हो जाते हैं, या तो इन हो जाएंगे या तो आउट हो जाएंगे। जो बिजनेस के अंदर बिजनेस सही है, लेकिन जो तरीक़ेकार है, मतलब जो ऑपरेशन जो है वो अगर सही नहीं है, तो उसके लिए मुफ्तियाने कराम ने बैठकर कुछ गुंजाइश दी है कि इस चीज़ों को देखते हुए इंसान वो कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो उसके अंदर एक तो बिजनेस स्क्रीनिंग है कि हमको बिजनेस स्क्रीनिंग करना है उसकी, कि कंपनी का बिजनेस क्या है। तो जो जो शरई एतबार से जो बिजनेसेस अलाउड नहीं है, उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। और उसके बाद कुछ रेशियो स्क्रीनिंग होती है, वो रेशियो स्क्रीनिंग हमको करना है। मैंने लास्ट वेबिनार में कहा था कि जो स्क्रीनिंग कंपनीज है वो हज़ारों की तादाद में कंपनियों को स्क्रीन करती है। तो ये हमको चाहिए कि हम उसको एक मरतबा क्रॉस चेक कर लें। तो मुझे एक जन ने पूछा था कि किस तरह क्रॉस चेक करें, आप थोड़ा सा उसको बता दें। तो पर्सनली मैं इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर ऐप यूज़ करता हूँ, और मैं एक आज लाइव डेमो भी दे देता हूँ, ताकि अगर किसी को कुछ क्रॉस चेक करना हो तो किस एतबार से किया जाए तो उसको समझ में आ जाए। तो मैं एक स्क्रीनर वेबसाइट है वो ओपन कर रहा हूँ, और साथ में मैंने इस्लामिक स्टॉक जो ऐप है वो ओपन करके रखा हुआ है। तो ये एक कंपनी है यथार्थ हॉस्पिटल, इसको मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के एतबार से लिया हुआ है। अभी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कुछ रेशियोज है जो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, और कुछ है जो आप अपने एतबार से कस्टमाइज कर सकते हो। तो मैंने उसके अंदर जो शरिया के जो रेशियोज है उसको मैंने कस्टमाइज करके डाला हुआ है, ताकि मैं किसी कंपनी को अगर मुझे चेक करना है तो इस्लामिक स्टॉक ऐप के अंदर मैं चेक करके मैं डायरेक्टली ये वेबसाइट पे आकर एक बार वापस से क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि ये रेशियोज क्या कह रहे हैं और इस्लामिक स्टॉक ऐप जो है वो रेशियो क्या कह रहे हैं। दोनों रेशियो अगर मैच कर रहे हैं, अगर माइनर डिफरेंस है तो एक बार चल जाएगा। क्यों? क्योंकि उन लोग डिटेल में जाके उसको स्क्रीनिंग करते हैं, तो इसके लिए उन लोग हर चीज़ के पहलू को पर नजर रखते हैं। अच्छा, ये जो रेशियोज है जो मैंने कैलकुलेट किए हुए, ये है ना, हम खुद से इसके अंदर एक ऑप्शन है जिसमें एडिट रेशियोज के हम जाएंगे, तो उसके अंदर हम ये रेशियोज खुद बिल्ड कर सकते हैं। और इस्लामिक स्टॉक ऐप वालों ने पूरा डिफाइन किया हुआ है, या जो जो भी आप है ना वेबसाइट फॉलो कर ऐप फॉलो कर रहे हैं, तो आप वो ऐप के थ्रू उसके अंदर उन लोगों ने डिफाइन किया हुआ है कि वो किस बुनियाद पर क्या रेशियो और क्या परसेंटेज के बेसिस पे वो कर रहे हैं। जैसे अगर हम यथार्थ हॉस्पिटल के अंदर देखें, तो मैं डायरेक्टली इसमें एसेट्स के अंदर जाता हूँ। तो अगर वो ऐप के अंदर अगर आप देखोगे तो जो है ना सेकेंड थर्ड रेशियो है, जो एसेट्स वाला रेशियो है, कि टोटल एसेट्स का जो रेशियो है, लिक्विड एसेट्स टू टोटल एसेट्स, तो उसमें जो डिनोमिनेटर है 1731 1760000, तो ये आप देखेंगे सेम है। तो 1731 ये यहाँ पे करोड़ के अंदर है, और वहाँ पे नॉर्मल डेसिमल में इसके लिए उतना बड़ा नंबर है वहाँ पे। उसी एतबार से उनका जो टोटल एसेट्स है, तो अगर आप देखें तो ये कंपनी के ये आपका फिक्स एसेट्स है और ये वर्किंग कैपिटल है, तो ऑलमोस्ट मैच कर रहा है। इवन अगर उनका जो थर्ड रेशियो है इंटरेस्ट बेयरिंग एंड डेट टू टोटल एसेट्स, तो एसेट्स तो सेम रहेगा। इंटरेस्ट बेयरिंग डेट के अंदर उनके वहाँ पे क्या बता रहा है कि 11,58,60,000, तो आप देखेंगे तो ये टोटल यहाँ पे 12 करोड़ दिखा रहा है। तो मतलब ये नंबर्स ऑलमोस्ट मैच कर रहे हैं। तो उसी एतबार से हम बाकी के जो रेशियोज है वो हम चेक कर सकते हैं। दूसरा कि जो इस्लामिक स्टॉक ऐप है उसके अंदर नीचे की तरफ उन लोग एकदम आखिर के अंदर प्योरीफाई डिविडेंड और कैपिटल गेन जो लिखा हुआ है, उसके नीचे उन लोगों ने दिया हुआ है कि उन्होंने ये डेटा कब अपडेट किया हुआ है। जैसे ये यथार्थ हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने मेंशन किया हुआ है 08092025, तो हमको पता चल जाएगा कि जो लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट रिलीज हुई थी FY 25 की, उसके बेसिस पे उन्होंने अपडेट कर दिया है। और वही चीज़ हम ये
स्क्रीनर की वेबसाइट के ऊपर हम देखेंगे तो ये मार्च 2025 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नंबर है। तो इस बुनियाद पर हम इसको स्क्रीन कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और इसमें बताना था कि जिस तरह से लास्ट टाइम पर भी कहा था कि जो शरिया स्क्रीनिंग जो मेथड्स है वो अलग अलग एतबार से चेंज होते हैं, क्योंकि कोई अपना जो स्क्रीन ये जो डिफरेंट स्क्रीनिंग मेथड है वो अलग अलग वजूहत की बुनियाद पर वो अलग अलग नंबर्स देते हैं। जैसे किसी के अंदर कोई कंपनी जायज़ होगी, किसी में कोई कंपनी नाजायज़ होगी, तो उसकी वजूहत है जो लास्ट टाइम पर डिटेल में बता दिया गया था। सिर्फ यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन करना है मुझे कि हम जो भी स्क्रीनिंग ना कंपनी को फॉलो कर रहे हैं, जिसको हमने मुफ्तियान कराम से मिलकर उनसे उसके बारे में उनके जो शराइत है, जो क्या क्राइटेरिया है, जो बेसिस पर स्क्रीनिंग कर रहे हैं वो डिस्कस कर लिया है हमने, तो उसी स्क्रीनिंग को फॉलो करें। हम किसी कंपनी के एतबार से एक स्क्रीनिंग मेथड को ले लिया, किसी कंपनी के एतबार से दूसरे स्क्रीनिंग मेथड को ले लिया, ये ना करें, क्योंकि इसमें फिर नफ्स का दखल हो जाएगा कि एक कंपनी एक इस मेथड के अंदर जायज़ नहीं है तो दूसरे मेथड में जायज़ है, तो हम उस कंपनी के लिए वो दूसरा मेथड ले लेंगे। तो वैसा नहीं करें तो बेहतर है, क्योंकि आप जब फर्स्ट केस के अंदर ही आपने कोई पर्टिकुलर स्क्रीनिंग ऐप को यूज़ किया है तो मतलब आपने आपके दिल को मुतमईन हुआ तभी आपने उसको यूज़ किया है, तो इसका सिर्फ ध्यान रखिए। अच्छा, लास्ट टाइम हम ये ना कवर करना था हमें, जो रह गया है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि आज एग्जैक्टली हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। हो सकता है कुछ हम मिस आउट कर जाए, तो इंशाल्लाह हम इसको पूरा एक सीरीज के अंदर रखेंगे। तो फर्स्ट वेबिनार हुआ था, ये आज का सेकंड वेबिनार है, और इंशाल्लाह हम लोग है ना थोड़ा थोड़े वक्त के एतबार से है ना और दो तीन है ना वेबिनार्स करेंगे, जिसमें हम हो सके पूरा जितना जो कोशिश करेंगे पूरा पार्ट कवर हो जाए। तो आज जो सेकंड जो वेबिनार है आज का, तो उसके अंदर हम जो स्टॉक मार्केट के जो गोल्डन रूल्स है, गोल्डन रूल इसके लिए कहा जा रहा है कि जो स्टॉक मार्केट है वो साइकोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो इंसान का जो साइक है वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो कुछ चीज़ें हैं वो मैं इंशाल्लाह बताऊंगा ये आपको इसके अंदर। एक तो हम ये कवर करेंगे, दूसरा हम इसके अंदर फंडामेंटल एनालिसिस के एतबार से कवर करेंगे कि जब फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, जो फंडामेंटल स्क्रीनिंग आप कह दो, एनालिसिस कह दो, तो उसके अंदर किस चीज़ों को देखा जाएगा। उसी एतबार से टेक्निकल स्क्रीनिंग करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, तो उसमें किस चीज़ों को देखा जाएगा। तो इंशाल्लाह फंडामेंटल तो हम आज कवर कर लेंगे, टेक्निकल हम बेसिक पार्ट को कवर करेंगे, और स्पेशली उसके अंदर हम रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे आज। और उसके बाद हम ना डमी जो पोर्टफोलियो है मैनेजमेंट है, ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना है तो किस एतबार से किया जाए, और डमी पोर्टफोलियो के एतबार से शुरुआत किस तरह की जाए, तो इंशाल्लाह हम उसको कवर करेंगे। तो मैं गोल्डन रूल से स्टार्ट करता हूँ। तो इसमें जो पहला पॉइंट है कि प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग एंड ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो जो प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग का मतलब ये है कि मार्केट में जो करंट प्राइस है स्टॉक का, उसने जो भी न्यूज़ है उसको ऑलरेडी डिस्काउंट कर दिया है, और जो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो नेक्स्ट 3 से 2 3 महीना 3 से 4 महीने के अंदर जो न्यूज़ आने वाली है वो ऑलरेडी प्राइस ने डिस्काउंट कर दिया है। तो इसकी एक मिसाल ये देता हूँ मैं आपको कि बहुत बार आपने शायद देखा होगा कि एक कंपनी का रिजल्ट आता है और रिजल्ट अच्छा होता है, तो वो स्टॉक प्राइस शूट अप कर जाता है कि वो 5-7% ऊपर चले जाता है सेम डे। लेकिन उसके बाद या तो सेम डे वो थोड़ा सा नीचे आना शुरू हो जाता है, या तो नेक्स्ट डे से वो वापस से नीचे आना शुरू हो जाता है, और बहुत मतलब ऐसा होता है कि वो पहले से भी ज़्यादा नीचे चले जाता है। तो ये ऊपर क्यों गया था? तो ये एक तरह से डायरेक्टली तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि जो न्यूज़ बेसिस पे सॉरी आप। इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो न्यूज़ बेसिस पे जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको, वो लोगों के लिए प्राइस अप्रिशिएट हुआ है, उन्होंने एंट्री किया है, और जिसको फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा इल्म है कि मालूमात है, उन लोग एग्जिट करना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना है, हमको न्यूज़ बेसिस पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है कि कोई पर्टिकुलर न्यूज़ आ गई वो बेसिस पे हमने शेयर्स को परचेज कर लिया या तो सेल कर लिया। पहले उसको समझना है कि न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या होगा और कितना होगा, तो वो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। दूसरा एक है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। तो ट्रेंड का क्या मतलब ये है कि या तो स्टॉक प्राइस हो सकता है कि डाउनवर्ड ट्रेंड में हो, कि कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है, कि थोड़ा हाई ऊपर बनाता है फिर नीचे चले जाता है, फिर हाई बना रहा है फिर नीचे चले जा रहा है, या तो अपवर्ड ट्रेंड में है कि कंटिन्यूसली थोड़ा मतलब रेगुलरली ऊपर जा रहा है, थोड़ा ऊपर जाके फिर करेक्शन हो रहा है फिर ऊपर जा रहा है, तो वो ऊपर जा रहा है, या तो साइडवेज में। तो हम इसको ओवर प्रेडिक्ट ना करें। जैसे बहुत मतलब ऐसा होता है कि एक स्टॉक है कि वो ऊपर के अपवर्ड ट्रेंड के अंदर है या डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर है। अब डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर वहाँ पे पास्ट के अंदर
एक सपोर्ट लेवल था। तो हम क्या सोच रहे हैं कि ये सपोर्ट पे रुक जाएगा, तो हमको यहाँ पे खरीद लेना चाहिए। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक वहाँ पे कंफर्मेशन नहीं आ रहा है, टेक्निकली आप मत खरीदिए, और इवन फंडामेंटली। बहुत मरतबा ऐसा होता है कि हमको ऐसा लगता है कि कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छी है, तो इसके लिए हम वो कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हैं, और फिर वो स्टॉक प्राइस नीचे आते रहता है, और हमारे जहन में ऐसा रहता है कि नहीं, कंपनी बहुत अच्छी है, ये वापस से ऊपर आ जाएगा। और वो हम कंटिन्यूसली उसको जो एवरेज एवरेज आउट कहते हैं, कि एवरेजिंग करते रहते हैं हम उसको। और उसकी मैं आसान मिसाल देता हूँ, है ना, एक लॉरस लैब करके है, जो 2020 के अंदर कोविड के टाइम पे बहुत, है ना, शार्पली उसने अप मूव दिया था। और उसके बाद वो 700 तक कुछ गया, और उसके बाद फिर थोड़ा सा करेक्ट होके वो कुछ 650, 700, 500, 550 के आसपास आ गया था। तो बहुत लोगों ने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, ये सोच के कि कंपनी बहुत अच्छी है। तो मैं ये कह रहा था कि वो पर्टिकुलर जो स्टॉक था लॉरस लैब, तो वो कंटिन्यूसली गिरते जा रहा था, और फिर वो 700 से 300 तक गया। तो इसके अंदर सबसे बड़ा नुकसान क्या है हमारा, कि अगर अच्छी कंपनी भी है, लेकिन अगर उसका ट्रेंड डाउनवर्ड है, तो हम एंट्री ना करें उसके अंदर। वो हमको नीचे के प्राइस पे मिल सकता है, और जब तक कंफर्मेशन नहीं मिले, तब तक आप उसमें एंट्री नहीं करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर बहुत अच्छी कंपनी है तो वो नीचे नहीं जा सकती। और दूसरा, कि अच्छी कंपनी कब खराब कंपनी बन जाएगी वो हमको नहीं पता, क्योंकि वो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, जो बड़े लोग हैं, जिनको मार्केट की बहुत अच्छी नॉलेज है, जो कंपनीज को बहुत डिटेल में समझते हैं, पहचानते हैं, तो उनको ज़्यादा हमारे से अच्छा पता है, इसके लिए वो कंपनियां नीचे जाती है। और बहुत मतलब आप ये देखेंगे कि जब स्टॉक प्राइस नीचे जाता रहता है, उसके बाद नेगेटिव न्यूज़ भी आना शुरू हो जाती है एक तरह से। और बहुत मतलब स्टॉक ऊपर जा रहा है, लेकिन हमको लगता है कि ये स्टॉक के अंदर उतना दम नहीं लग रहा है, लेकिन स्टॉक अपवर्ड ट्रेंड के अंदर है, तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, ये सोच के कि फंडामेंटली स्टॉक साउंड नहीं लग रहा है, स्टॉक अच्छा नहीं लग रहा है, बिजनेस उतना समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत मरतबा कि थोड़े क्वार्टर्स के बाद उसके अच्छे क्वार्टर्स रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत मतलब ऐसा होता है कि एक दो क्वार्टर का लैग होता है, कि प्राइस पहले अप्रिशिएट हो रहा है, रिजल्ट्स बाद में आ रहे हैं एक दो क्वार्टर के बाद। उसी तरह बहुत मरतबा प्राइस पहले नीचे आ जाता है, और ये जो रिजल्ट्स है वो खराब एक दो क्वार्टर के बाद आना शुरू होते हैं, जिसको लैग कहते हैं। तो वो लैग फैक्टर इन भी होता है मार्केट के अंदर। दूसरा जो पॉइंट है, इसको मैं जल्दी से इंशाल्लाह कवर करता हूँ। दूसरा जो है कि डू नॉट ट्राई टू टाइम द मार्केट। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हम ओवर थिंकिंग ना करें, हम ये ना सोचें कि मार्केट यहाँ पे जाके रुक जाएगा, या यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, या यहाँ से सपोर्ट लेके यहाँ पे सपोर्ट लेगा। ये हम ना सोचें, जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं आ रहा है हम उसके ऊपर अपनी राय डायरेक्टली ना बनाएं। तीसरा है कि डोंट डो नॉट कैच अ फॉलिंग नाइफ। इसका मतलब ये है कि गिरती हुई छुरी को ना पकड़े। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब भी स्टॉक नीचे जा रहा है, अब उसको मत खरीदो। जितना जा रहा है जाने दो आप उसको। वो मत सोचो कि मैं इसको एवरेज आउट कर लूंगा, तो वो चक्कर में ना जाए, उसमें नुकसान के चांसेस ज्यादा। जो जो चौथा पॉइंट है कि नेवर फॉलो द हर्ट मेंटेलिटी। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों के टिप्स के ऊपर ना जाए, नॉट इवन लोगों के ऊपर। इवन जो बहुत सारे बार एनालिस्ट के जो कॉल्स होते हैं ना, तो वो डायरेक्टली हम फॉलो ना करें, या तो सब खरीद रहे तो हम भी खरीद रहे उसके पीछे। या तो बहुत मतलब है ना, इंसान है ना, ये CNBC और जो दूसरे न्यूज़ चैनल्स है, तो उसके अंदर किसी ने कह दिया, और फिर पता दोस्तों से पता चल गया है। आजकल तो बहुत सारे ना व्हाट्सअप और टेलीग्राम सब ग्रुप्स है, तो वहाँ पे स्टॉक्स के ना टिप्स आ जाती है। तो वो सीधा देख के, बिना सोचे, बिना कुछ समझे, बिना कंपनी को स्टडी किए, हम डायरेक्टली फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो वो ना करें, क्योंकि जो जिसने कॉल दिया था स्टॉक के बारे में, तो उसने कब खरीदा है आपको नहीं पता, और उसने क्या टारगेट दिया है आपको नहीं पता। बहुत मतलब कॉल्स आते हैं कि सिर्फ खरीद लो, बेचने का उसके क्राइटेरियाज नहीं आते हैं, स्टॉप लॉस की डिटेल्स नहीं आती है। तो वो वैसी चीज़ों के अंदर हम ना जाए, इसमें ज़्यादा नुकसान के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, पांचवा जो पॉइंट है कि ओनली इन्वेस्ट इन बिजनेस दैट यू अंडरस्टैंड एंड डोंट लव योर कंपनी। तो इसका सिंपल सा ये है कि हम ऐसे बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करें जिसका हमको बिजनेस समझ में आता है। जैसे मिसाल एक है कि फार्मा कंपनीज जो होती है ना, वो बहुत डिफिकल्ट होती है अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि उनके बहुत सारे ड्रग्स के वो ना जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें क्या जा रहे हैं, फिर उनका जो रेगुलेटरी जो एनवायरनमेंट है वो डिफिकल्ट है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बहुत सारे लोगों को समझने के लिए। तो अगर हमको समझ में नहीं आ रहा, और हमको कोई दूसरा ऐसा सोर्स नहीं मिल रहा जहाँ से हम इजीली अंडरस्टैंड कर सके, तो हम वैसे बिजनेस को अवॉइड कर दे तो चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। दूसरा, डोंट लव द कंपनी। मतलब ये है कि आप किसी कंपनी से मोहब्बत मत करिए। अगर किसी कंपनी के अंदर आपको एक मतलब पैसा मिल चुका, अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नेक्स्ट टाइम भी वो कंपनी के अंदर आपको प्रॉफिट ही होगा। चांसेस है कि आपको लॉस भी हो सकता है।
और वो कंपनी का फंडामेंटल्स हो सकता है चेंज हो जाए, तो बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस, इंडस्ट्री साइकिल चेंज हो गई, या जो बिजनेस सेगमेंट में था वो चेंज हो गया, तो बहुत सारी चीज़ों के एतबार से है ना वो हो सकता है। तो उसके लिए आप कंपनी को, जब तक वो आपको आपके रिसर्च के बेसिस पे बाइंग या सेलिंग का ऑप्शन दे रहे हैं, तब आप उसमें अंदर खरीदिए। आपको सेलिंग का ऑप्शन आ रहा है तो आप उसको बेच दीजिए, आप एग्जिट कर ले। अच्छा, उसके बाद सेकंड लास्ट पॉइंट है डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो एंड मॉनिटर योर पोर्टफोलियो कॉन्स्टेंटली। ये आप स्क्रीन को लोग हाथ ना लगाए। इसका मतलब ये है कि आप जो अपना पोर्ट इन्वेस्टमेंट है, तो वो एक ही सेक्टर के अंदर दो तीन कंपनीज के अंदर वैसे ना करें। इसका प्रॉपर प्रॉपर है ना, आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको बहुत सारे है ना वीडियोस मिल जाएंगे, इंशाल्लाह हम भी थोड़ा सा कुछ कवर करेंगे, तो वो सीख के उसके एतबार से इसको करें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, लास्ट जो पॉइंट है कि इन्वेस्ट ओनली द सरप्लस फंड। इसका मतलब ये कि हमारे पास ऐसे पैसे जो हम 2-3 साल 4 साल 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसकी हमको इमीडिएट बेसिस पे ज़रूरत नहीं होगी, वैसे पैसे हम मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। ऐसा ना हो कि हमारे पास कुछ 3 महीना 6 महीने के लिए कुछ अमाउंट आया था और हमने सोचा कि मार्केट बहुत अच्छा है, तो एक काम करते हैं, हम मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो वो सोच के वैसा पैसा हम इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि मार्केट को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कभी भी कुछ हो सकता है। तो इसके लिए जो आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मतलब पैसा आपके पास थोड़े टाइम के लिए रख सकते हो, वैसे ही पैसा रखिए। जो 2-3 महीना 1-2 महीने के लिए पैसा आपके पास है, वो पैसा ना डाले मार्केट के अंदर। अच्छा, ये मार्केट के ना कुछ मिथ्स है, तो वो इसमें पहला पॉइंट है कि आई एम अ लॉन्ग और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, आई वांट टू इन्वेस्ट एंड फॉरगेट। तो ये एक तरह से नहीं होता है ऐसा कुछ। और जो लोग करते हैं ये कि जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो इतना डिटेल में उसको कंपनीज को स्टडी करते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। मैं खुद ऐसे लोगों को पहचानता हूँ जो एक एक साल तक कंपनी को सिर्फ स्टडी करते हैं, और वो उसके लास्ट के 5-6 साल 8 साल के उसके पूरे एनुअल रिपोर्ट्स को पूरा पढ़ लेते हैं, उसके प्रेजेंटेशंस पढ़ लेते हैं, उनके मैनेजमेंट्स के जो ना MD&A होता है, मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस, वो पूरा पढ़ लेते हैं, ट्रांसक्रिप्ट पढ़ लेते हैं, कॉन कॉल्स पढ़ते हैं, उसके बाद उन लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन उसके एतबार से भी मैं कहता हूँ कि वहाँ पे भी एक लूप होल्स है। तो इसके लिए हमको ये जहन में नहीं बिठाना चाहिए कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मैं लेके छोड़ दूंगा भूल जाऊंगा, अब मुझे 2-3 साल तक नहीं देखना। अगर ऐसा कुछ हो गया कि न्यूज़ खराब आ गई और वो कंपनी नीचे जाना शुरू कर दी, और हम सोचेंगे कि नहीं कंपनी बहुत अच्छी है और मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, वो वापस से आ जाएगा ऊपर, तो उसमें सबसे मेन चीज़ क्या है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और आपका जो अपॉर्चुनिटी ना कॉस्ट है वो आपको आ रहा है। आप हो सकता है कि ये पैसा दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दें जो ग्रोइंग फेज के अंदर है, तो आपको वहां से प्रॉफिट मिल जाएगा, और फिर जो अच्छी कंपनी थी वो एक लेवल पे स्टेबल होकर अगर वहां पे बाई कॉल आता है और आप वहां पे चले जाए, तो आपका टाइम भी बचेगा, और आपका है ना पैसा भी अच्छा, आपको अच्छे रेट पे लेवल्स पे वो स्टॉक मिल जाएगा। तो इसके लिए हम स्टॉक के अंदर जब भी इन्वेस्टमेंट करें, तो लेवल्स के बेसिस पे करें कि ये हमारा टारगेट प्राइस है, ये हमारा स्टॉप लॉस है, और ये हमारा मेरा बाई प्राइस है। उसके भी अलग क्राइटेरियाज है कि किस तरह से डिसाइड करना चाहिए, तो वो इंशाल्लाह आगे कवर करेंगे। अच्छा, दूसरा पॉइंट है कि हाई प्राइस स्टॉक्स आर कॉस्टली एंड लो प्राइस स्टॉक्स आर चीप। ये ना बहुत बार देखा जाता है। इवन रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कहा कि ना आप मुझे जो 50 से नीचे या 20 से नीचे के जो प्राइस वाले स्टॉक्स है, मैं सोच रहा हूँ उसमें इन्वेस्टमेंट करने का। सच ऐसा कुछ नहीं होता है। मेन है जो प्राइस एप्रिसिएशन है। चाहे हो सकता है कि 1,000 वाला स्टॉक होगा, वो अप्रिशिएट होके 10,000 हो जाए। और मैं आपको ऐसे नाम बता सकता हूँ, जैसे कपार इंडस्ट्रीज था, तो वो मैं तो 450 से उसको ट्रैक कर रहा था, लेकिन वो 1,000 तक गया, और 1,000 से फिर 2,000 गया, और वहां से फिर वो 10,000 तक भी गया। एक न्यूलैंड लैब्स करके है, वो 1,000 से 1,1200 से तकरीबन 16-17 हज़ार तक गया। एक फोर्स मोटर है, तो वो भी 1,000 से 20,000 तक गया। तो वैसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं। तो स्टॉक्स के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करें, ना कि उसकी वैल्यू के बेसिस पे। मेन तो हमारा इन्वेस्टमेंट कैपिटल है। हमारे पास 1 लाख रुपए है, अगर हम 1,000 वाला शेयर ले रहे हैं तो 100 आ जाएंगे। अगर वही चीज़ अगर कोई 10,000 वाला शेयर है, तो हमारे पास 10 आएंगे। लेकिन मेन है कि वो कितना ग्रो कर रहा है। तो इसके लिए वो लो प्राइस स्टॉक, वो ऐसा ना सोचे कि लो प्राइस स्टॉक है तो मतलब एकदम चीप है, हाई प्राइस स्टॉक है तो कॉस्टली है। उसी तरह सेइंग है कि मार्केट के अंदर कि कॉस्टली बिकम कॉस्टलियर एंड चीप बिकम चीपर।
मतलब जो सस्ता है वो हो सकता है कि वो खराब चीज़ थी, इसके लिए हो सकता है कि वो और सस्ता हो जाए। और जो कॉस्टली है, महंगा लग रहा है, लेकिन उसकी कुछ रीजन है जिसकी वजह से वो अभी महंगा मिल रहा है, तो हो सकता है कि वो और महंगा हो जाए। तो एक सेइंग है मार्केट के अंदर। उसके बाद है कि स्टॉक्स दैट हैव गॉन अप विल कम डाउन एंड स्टॉक दैट हैड फॉलन विल इवेंचुअली विल गो अप। सिंपल से, ये बहुत सिंपल सा मैंने वर्ड्स रखा है, तो ये इंसान है ना पढ़ के भी समझ सकता है कि ये वो जो एक अंडरस्टैंडिंग है कि अभी स्टॉक नीचे आ गया तो मतलब ये अभी उसका ऊपर जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऊपर जाएगा। एक फेज होता है कि जो स्टॉक है, मिसाल है कि अगर वो 100 रुपए से 70 रुपए पर आया, तो इंसान सोचता है कि अभी ये 70 तक तो आ गया, 30% गिर गया, अभी वापस से ऊपर जाएगा। चांसेस है कि वो 70 से 80 तक जाए, लेकिन हो सकता है कि 80 से फिर वापस से 50 पे आ जाए। जैसे मैंने कहा, तो ये डाउनवर्ड ट्रेंड है, तो ये हमको देखना बहुत जरूरी है। और वैसे ही एक स्टॉक अगर ऊपर चले गया है, तो मतलब ये अभी ऊपर ही चलते जाएगा, नीचे ही नहीं आएगा, वैसा भी नहीं है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखिए। अच्छा, फिर उसके बाद एक चीज़ है कि हाई रिस्क इजिकल टू हाई रिवॉर्ड। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि अगर कोई रिस्की स्टॉक है तो हमको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो इसके अंदर एक रिस्क मैनेजमेंट में ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे हम रिस्क को लो कर सकते हैं और हमारा रिवॉर्ड बढ़ सकता है। तो इसको ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, इससे आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो बढ़ सकता है। तो पांचवा पॉइंट है कि परसेंटेज गेन्स एंड परसेंटेज लॉस आर इक्विवेलेंट। ये बिल्कुल नहीं है ऐसा। इसको हम इंशाल्लाह रिस्क मैनेजमेंट के जो टॉपिक के अंदर हम कवर करेंगे तो इसका हम देखेंगे। जैसे इस सिंपल सी मिसाल दूँ इसकी मैं, कि एक स्टॉक है 50 से 100 पे गया, तो वो ये 100% इंक्रीज हो गया, लेकिन वो स्टॉक 50% करेक्ट कर गया, 50% डिक्लाइन हुआ। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो 100 से 50 पे आ गया। तो इंक्रीज जो हुआ है वो 100% है, लेकिन डिक्लाइन कितना है, 50% है। लेकिन हम बाद में कहाँ बैठे हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर बैठे हुए। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है ना, हम उसको बुक करें, और जो हमारा लॉस है उसको मिनिमाइज करें। ये इंशाल्लाह हम रिस्क मैनेजमेंट के टॉपिक में इंशाल्लाह ना देखेंगे। अच्छा, सेकंड लास्ट पॉइंट है जो कि एफ आई और डी आई आर इन्वेस्टिंग इन दिस स्टॉक, इवन आई शुड बाई दिस स्टॉक। ये भी एक तरह से मिथ है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक चीज ये देखी जाएगी कि जो एफ आई और डी आई जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो किस बुनियाद पर कर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने बहुत सारे ग्रोथ स्टॉक के अंदर और बहुत सारी वैल्यू कंपनीज के अंदर डाल दिया है। अब उनको अपना रिस्क थोड़ा डाइवर्सिफाई करना है, तो उन्होंने जो नॉन कोर उनके जो सेक्टर्स थे उसके अंदर भी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर दिया, जहां से दे आर एक्सपेक्टिंग दैट कि अगर ये 10% 15% 12% भी अगर बढ़ गया तो हमको चल जाएगा। अगर आप उनको देख के उनको इमिटेट करके वैसे स्टॉक्स के अंदर चले जाएंगे, तो आपका रिटर्न आप एक तरह से कैप कर देंगे। तो ये इसको थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। और फिर लास्ट पॉइंट है, द मोर स्टॉक्स यू ओन द मोर डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो विल बी। ये भी एक तरह से मिथ है। इसके लिए कहा, नॉर्मली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में कहा जाता है कि इंसान है ना ज़्यादा से ज़्यादा है ना उसके बेस्ड ऑन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है वो इन्वेस्टमेंट करे, और एक दो स्टॉक के अंदर वो ना जाए और ना ही 50-60 स्टॉक के अंदर जाए, क्योंकि वो ट्रैकिंग की भी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। एक दो स्टॉक के अंदर या तीन चार स्टॉक के अंदर आप डालेंगे तो आपके अंदर उसका आपका रिस्क बढ़ जाता है। तो इसके लिए प्रॉपर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्ट्रेटजी को सीखे और रिस्क को अंडरस्टैंड करके हम उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। यूजुअली वो कहते हैं कि 8 से 10 स्टॉक के अंदर हम डाइवर्सिफाई करें। अच्छा, ये हमने ना ये कवर कर लिया है। हम अब क्विकली नेक्स्ट ना स्लाइड्स के ऊपर मूव करते हैं। ये लर्निंग गाइड्स तो लास्ट टाइम पर भी शेयर कर दिया था। तो हम स्टार्ट करते हैं ना फंडामेंटल एनालिसिस से। तो बेसिकली आपने सुना होगा कि मार्केट में दो टाइप के एनालिस्ट होते हैं, एक फंडामेंटल एनालिस्ट है, एक टेक्निकल एनालिस्ट है। और अब माशाल्लाह बहुत सारे थर्ड टाइप भी आ चुका है जिसको टेक्नो फंडा भी कहते हैं, कि जो फंडामेंटल और टेक्निकल को कंबाइन करते हैं। और मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके एतबार से जो थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो तो सबसे बेस्ट है। क्योंकि एज सच सिर्फ प्योर फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट मुझे समझ में नहीं आता पर्सनल एतबार से। मुझे ऐसा लगता है कि उसके साथ में हमको टेक्निकल एनालिसिस और टेक्निकल स्टडी भी करनी चाहिए, ताकि हम अच्छा ज़्यादा रिटर्न कमा सकें। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस से शुरू करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या है कि हम बेसिकली कंपनी को अंडरस्टैंड करते हैं कि एग्जैक्टली कंपनी क्या है, कौन से प्रोडक्ट्स के अंदर है, उसका मैनेजमेंट क्या है ना, उसकी हिस्ट्री क्या है, कितने टाइम से वो रन कर रही है, उसके क्या प्रोडक्ट्स है, क्या डिफ्रेंसिएशन है। दूसरा,
हम उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझते हैं, कुछ रेशियोज है हम उसको है ना चेक करते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर 3 स्टेटमेंट्स होते हैं, जो जिसको कहते हैं कि इनकम स्टेटमेंट IS, बैलेंस शीट BS, और CF, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये 3 जो स्टेटमेंट्स होते हैं ये की होते हैं। इसी के साथ में ना एनुअल रिपोर्ट के अंदर मैनेजमेंट एक है ना, मैनेजमेंट ना MD&A करते हैं, जिसको कहते हैं मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। वहाँ पे वो उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में गाइड बताते हैं थोड़ा सा। इवन है ना आजकल बहुत सारी कंपनीज कॉन कॉल्स करती है, तो एवरी क्वार्टर करती है, हाफ ईयरली करती है। तो वहाँ पे भी वो गाइडेंस देते हैं कि व्हाट एक्जेक्टली द मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टिंग इन द फ्यूचर, कि वो एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनका बिजनेस किस तरह से बढ़ेगा। और फिर बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी इसके अंदर आ जाती है। तो इसके अंदर एक दो चीज़ें हैं, मैं पहले बेसिक कवर करता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग है ना जो इसमें की फंडामेंटल फैक्टर्स हम उसको कवर करेंगे। और उसके अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। तो ये 3 की एलिमेंट्स है उसमें। जो इनकम स्टेटमेंट है, जिसके अंदर हम ना देखते हैं कि कंपनी का क्या रेवेन्यू हुआ, क्या उसके एक्सपेंसेस थे, और उसका क्या प्रॉफिट हुआ। तो उसको अलग अलग लेवल्स पे सेग्रीगेट किया जाता है। और उसमें ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम और बहुत सारी दूसरी चीज़ें आ जाती है। तो इसमें ये देखा जाता है। दूसरा के बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के अंदर ये देखा जाता है कि कंपनी के पास फिलहाल क्या चीज़ें हैं। तो जो एसेट्स होते हैं कंपनी के, वो बैलेंस शीट में कवर होते हैं। तो उसमें एक एसेट साइड होता है, एक लाइबिलिटी साइड होता है, और वो दोनों का टोटल मैच होगा हमेशा। उसमें देखा जाएगा कि जो हमारी जो स्क्रीनिंग भी होती है ना, शरिया स्क्रीनिंग भी होती है, तो बैलेंस शीट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उसके अंदर। तो उसके अंदर हम एसेट्स का एक ना रेशियो चेक करते हैं, हम डेट का एक रेशियो चेक करते हैं, और फिर उसका जो फिक्स एसेट्स का हम उसके अंदर रेशियो चेक करते हैं। इलिक्विड एसेट्स जो है हमारा, जो कैश और ना कैश इक्विवेलेंट जो होता है, तो वो रेशियो भी हम एक चेक करते हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर ये सब ब्रेकअप दिए जाते हैं। तो जो तीसरा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये है कि कंपनी के पास कितना कैश बिजनेस से आया और कितना कैश उसने यूटिलाइज किया। जैसे मिसाल है कि मैंने 100 रुपए की चीज़ बेची, उसमें से मैंने 80 रुपया मैंने कैश ना सेल किया और 20 रुपया क्रेडिट सेल था मेरा। तो अब क्या होगा कि जो कैश सेल है वो सीधा कैश फ्लो स्टेटमेंट में सीधा रिपोर्ट हो जाएगा कि भाई उसमें भी कैश फ्लो के अंदर भी डायरेक्ट मेथड होता है कि इनडायरेक्ट मेथड होता है। तो मेथड के एतबार से भी डिपेंड करता है। तो इसमें देखा ही जाता है कि जो कंपनी का जो ऑपरेशन है, जो बिजनेस जो रन कर रही है, उससे कंपनी को कितना कैश मिल रहा है, और फिर कितना कैश मिल रहा है, और वो कैश को कंपनी किस तरह से यूटिलाइज कर रही है। तो जो कंपनी को कैश आया वो दो चीज़ों के अंदर वो डिवाइड होता है। एक तो इन्वेस्टमेंट, तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जिसमें देखा जाता है कि कंपनी किस किस ना चीज़ों में इन्वेस्ट कर रही है, जिसको हम कैपेक्स भी कहते हैं। तो जैसे मिसाल है कि किसी कंपनी ने है ना, उसके पास 1,000 रुपया आया है ना ऑपरेशन से। अब कंपनी का फ्यूचर में ग्रोथ करने का प्लान है, तो वो एक नया प्लान डाल रही है। वो नए प्लान के लिए उसको 500 रुपये की रिक्वायरमेंट है। तो कंपनी क्या करेगी, वो जो 1,000 रुपया आया था उसमें से वो 500 रुपया वो कैपेक्स कर देगी, वो नए प्लान के लिए वो अमाउंट डाल देगी। जिस जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि परचेज ऑफ PP&E करके लिखा हुआ है। तो PP क्या है कि ना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो कंपनी उसके अंदर वो डाल देगी। बाकी जो 500 बचा उसका क्या कंपनी करेगी, तो कंपनी का अगर कुछ डेट है तो कंपनी उसमें से कुछ डेट दे देती है, कुछ कंपनी डिविडेंड पे आउट कर देती है, और बाकी का जो अमाउंट रहेगा वो कंपनी अपने पास एक तरह से रिजर्व कर लेगी। और वो आपका बैलेंस शीट के अंदर कैश लाइन आइटम के अंदर आपको दिख जाएगा कि आपका कैश उतना बढ़ जाएगा। तो ये नॉर्मल कंपनीज की वर्किंग्स है। अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा कवर तो कर लिया है ना। ये इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें कही जा सकती है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चले जाएगा। तो ये हम नॉर्मली है ना, हमको चाहिए तो हम जीरो द यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर उन्होंने टेक्स्ट के एतबार से और वीडियो के एतबार से बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। और है ना माशाल्लाह आजकल ChatGPT बहुत सारे सब लोग यूज़ करते हैं, तो हम उसके एतबार से भी ये चीज़ें समझ सकते हैं कि रेवेन्यू क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, और बाकी की जो चीज़ें कि नेट प्रॉफिट क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है। तो वो हम चीज़ें उसके एतबार से सीख सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे सीखने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा वक्त चले जाएगा। तो इसके लिए मैं इसको इतना डिटेल में कवर नहीं कर रहा। इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ एक चीज़ बेसिक है देखना, जो हमको ये देखना है कि कंपनी का टोटल कितना रेवेन्यू हुआ, और कितना उसका एक्सपेंस हुआ, और कितना नेट इनकम हुआ, नेट प्रॉफिट हुआ। और हमको ये देखना है कि हर साल या हर क्वार्टर ये बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। और उसमें दो चीज़ होती है, एक Q-on-Q करके कहते हैं, और एक YoY कहते हैं। YoY का मतलब है ईयर ऑन ईयर, मतलब पिछले साल के
फर्स्ट क्वार्टर को हम इस साल के फर्स्ट क्वार्टर से कंपेयर करेंगे। जैसे मिसाल है कि हम अगर जून का फर्स्ट क्वार्टर देख रहे हैं और कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर एंड मार्च में होता है, तो फर्स्ट क्वार्टर उसका जून का है, मतलब अप्रैल से लेके जून 2025 के अंदर उसने जो बिजनेस किया है वो, और अप्रैल से 2025 2024 के अंदर उसने जो बिजनेस किया है हम उसको कंपेयर करेंगे कि रेवेन्यू कितना बढ़ा, नेट प्रॉफिट कितना बढ़ा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना बढ़ा, उसके मार्जिन कितने इंप्रूव हुए। तो हम ये चीजें देखते हैं, तो इसको कहते हैं हम YOY, ईयर ऑन ईयर। और एक होता है QOQ, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इसका मतलब है कि हम ये इसी एग्जांपल में हम ये देखेंगे कि जनवरी से मार्च 2024 जो लास्ट क्वार्टर था वो, और उसके बाद वाला जो फर्स्ट क्वार्टर था वो, उसके अंदर रेवेन्यू या प्रॉफिट या मार्जिन जो भी हमको देखना है वो कितना बढ़ा या कितना गिरा। तो इसको YOY और QOQ है ना एनालिसिस करते हैं। बैलेंस शीट में है ना की एलिमेंट्स होते हैं, एक एसेट्स होता है आपका, और एक लाइबिलिटी और शेयर होल्डर्स इक्विटी होता है। तो एक एसेट साइड आपको दिखेगा जिसके अंदर आपको ना करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स आपको दिखेंगे, और ना लाइबिलिटी साइड में आपको ना करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी दिखेगा, और आपको साथ में शेयर होल्डर्स इक्विटी दिखेगा। तो एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी एंड इक्विटी, और लाइबिलिटी में आपका ना करंट और नॉन करंट दोनों कवर होता है, और उसके अंदर अलग अलग लाइन आइटम्स होती है। तो जो आपका दो डेट पोर्शन होता है ना, जो लोन जिसको कहते हैं हम, तो वो लाइबिलिटीज में कवर होता है, करंट में और नॉन करंट में। और एसेट साइड के अंदर जो हम है ना एक रेशियो देखते हैं कि इलिक्विड एसेट्स कितना है, तो लिक्विड्स कितना है और इलिक्विड कितना है। तो लिक्विड के अंदर हम कैश और ऐसी चीज जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाती है, तो जिसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहते हैं, वो चीज़ों को हम है ना जो लिक्विड एसेट्स का जो रेशियो है उसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं, और एक दो चीज़ें और भी इंक्लूड करते हैं उसके अंदर। तो ये बेसिक आपका एसेट्स का है ना पार्ट था। तो जैसे मैंने कहा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर एक CFO होता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो बिजनेस कंपनी करती है उससे कितना उसको पैसा मिला, और उस वो पैसे को वो इन्वेस्टमेंट करती है, जिस जो नाम से क्लियरली विजिबल है, CFI, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग का मतलब क्या है, सिंपल अगर वर्ड्स में कहा जाए, तो कंपनी जो बिजनेस रन कर रही है, तो वो पैसा आया कहाँ से, तो वो दो सोर्स है। एक, या तो वो फंड मार्केट से है ना रेस करेगी, जो शेयर होल्डर्स जो इन्वेस्टर्स होंगे, जैसे अगर मैंने किसी कंपनी के अंदर शेयर्स लिया, तो एक तरह से मैंने इन्वेस्टमेंट किया वो कंपनी, तो कंपनी का उसमें पैसा गया हुआ है। जैसे नॉर्मली कंपनी IPO FPO करती है और मार्केट से पैसा रेस करती है, तो एक तो वो ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है आपका, कि जो कंपनी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से डेट रेस करती है, तो ये सेकंड सोर्स ऑफ ऑप्शन है। तो कंपनी को इनको पैसा रिटर्न करना है, तो डेट रेस करती है उसके अंदर क्या होता है आपका, कि जो डेट पेमेंट है वो आपका इससे इससे जो कंपनी को रीपेमेंट करना है वो जाता है। और शेयर होल्डर्स को कंपनी क्या करती है, कि शेयर होल्डर्स को कंपनी एज ए डिविडेंड के फॉर्म के अंदर उनको है ना रिटर्न देती है। अच्छा, ये कुछ रेशियोज है ना, जो इंपॉर्टेंट रेशियोज है। बहुत सारे लोग ये की रेशियोज है जिसको इजीली बहुत है ना बहुत डिटेल में चेक करते हैं कि एग्जैक्टली कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है। जो ROE है का मतलब है रिटर्न ऑन इक्विटी, मैं एक मिनट इसको बड़ा करता हूँ, और ROA है वो रिटर्न ऑन एसेट्स है, और तीसरा है जो मार्जिन है। तो मार्जिन के अंदर आपका एक ग्रॉस मार्जिन होता है, आपका एक एबिटा मार्जिन होता है, एक एबिट मार्जिन होता है, और एक नेट मार्जिन होता है। एबिट मार्जिन को बहुत मरतबा ऑपरेटिंग मार्जिन भी कहा जाता है। अच्छा, तो ये मैंने इसके अंदर कैलकुलेशंस कवर किए हुए हैं। इंशाल्लाह हम जब स्लाइड से शेयर करेंगे ना, तो आप लोग इसको इजीली समझ सकते हैं। इसमें बहुत सिंपल से एग्जांपल्स के एतबार से है ना पूरा इसको बनाया हुआ है, कि सेल्स को 100 लिया हुआ है, फिर है ना जो कॉग्स है, कि जो गुड्स सोल्ड करते हैं कंपनी, जो प्रोडक्ट बेच रही है, तो उसको बनाने का जो खर्चा है रॉ मटेरियल उससे रिलेटेड, तो उसको कॉग्स कहते हैं ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो वो कितना है, तो उस एतबार से एक इनकम स्टेटमेंट डमी बनाया हुआ है, उसी तरह डमी बैलेंस शीट बनाई हुई है, और उसी एतबार से यहाँ पे पूरा रेशियो कैलकुलेट किया हुआ है, कि जैसे ROE कैलकुलेट करना है, तो किस एतबार से करना है, कि नेट इनकम डिवाइड बाई टोटल इक्विटी। तो नेट इनकम क्या है, कि यहाँ पे हमको जो ये दिख रही है कि ये 200 नेट इनकम है, और टोटल इक्विटी क्या है, तो टोटल इक्विटी हम अगर देखेंगे हम, तो यहाँ पे ये 2000 जो है वो टोटल इक्विटी है। तो वो यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है कि 200 डिवाइड बाई 2000। तो ये कैलकुलेशन इस तरह से होता है। ये बहुत बार आजकल रेडी में रेडीली अवेलेबल होता है, ये स्क्रीनर की वेबसाइट पे मिल जाता है,
और बहुत सारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में भी मिल जाता है, तो हमको नॉर्मली कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये हमको सारी चीज़ें ईजिली मिल जाती है। और इंशाल्लाह मैं ना मौलाना के साथ में एक लिंक भी शेयर कर दूंगा ना, स्क्रीनर जो वेबसाइट है उसको किस तरह से ना अच्छी तरह से यूटिलाइज किया जा सके, क्योंकि वो बहुत अच्छी वेबसाइट है। तो वो डिटेल एक वीडियो है, कुछ 1-1.5 घंटे का है। तो उसको उसके लिंक्स मैं शेयर कर दूंगा, तो आप लोग वो डिटेल में चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मेरे ख्याल से कवर हो गई होगी। मैंने उसको देखा नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह वो पूरी चीज़ें कवर कर दी होगी इसके अंदर। उसी तरह एक लिवरेज रेशियोज है, जो स्पेशली आपका इसमें भी कवर होता है शरिया स्क्रीनिंग में। जो डेट टू एसेट्स का रेशियो, कि कंपनी का डेट, टोटल डेट कितना है और टोटल उसका एसेट्स कितना है, उसके बेसिस पे हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि वो 33% या 25% या 30% से ज़्यादा है कि नहीं। उसी के बिना पर वो कंपनी इन और आउट होती है। अच्छा, ये कुछ की ना रेशियोज है जो नॉर्मली फाइनेंशियल एनालिस्ट यूज़ करते हैं, जो रिसर्च एनालिस्ट होते हैं वो यूज़ करते हैं। जो बेसिकली मैं, मेरा बैकग्राउंड यही है, तो हम लोग नॉर्मली ये सारे रेशियो यूज़ करते हैं जब हम किसी कंपनीज को हमको एनालाइज करना है। तो उसमें एक है पीई रेशियो, तो इसको हम नीचे भी डिटेल में भी कवर करेंगे थोड़ा। तो यहाँ पे सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये क्या डिनोमिनेट कर रहा है कि मार्केट प्राइस जो है इट इज़ डिवाइडेड बाय द अर्निंग्स पर शेयर। तो ये पी रेशियो, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर पी रेशियो कम है तो कंपनी बहुत अच्छी है, पी रेशियो ज़्यादा है तो कंपनी अच्छी नहीं है। अच्छी इन सेंस कॉस्टली है, वो फेयर वैल्यू पे नहीं है, फेयर वैल्यू से ज़्यादा है। और अगर पी रेशियो कम होता है तो वो चीप है। ये एक मिथ है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि सेक्टर वाइज और इंडस्ट्री वाइज कंपनी के पी रेशियोज डिफरेंट होते हैं। दूसरा, कि कंपनी के है ना जो मार्केट कैप है, जो उसकी जो साइज है, साइज के एतबार से भी आपको पी रेशियो डिफरेंट मिलेगा। तीसरा, कि कंपनी के ग्रोथ के एतबार से भी आपको पी रेशियो डिफरेंट मिलेगा। एक अगर ग्रोइंग कंपनी है तो उसका पी रेशियो नॉर्मली आपको हाई मिलेगा बनिस्बत एक लो ग्रोथ कंपनीज के। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स है जिसको देखा जाता है, जिसके बेसिस पे हमको डिसाइड करना है कि जो पी रेशियो है वो सही है, मतलब कॉस्टली है कि नहीं कॉस्टली है। और उसका एक कंपैरिजन और कंपैरेटिव भी हम एनालिसिस और तो कर सकते हैं। उसी तरह से एक ना प्राइस टू कैश फ्लो का रेशियो है, ये अभी हम बेसिक कवर कर रहे हैं, इसके लिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये भी बहुत ना इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और बहुत सारे लोग इसको भी कवर करते हैं कि जो सीएफओ है, कंपनी का जो ऑपरेशन से जो कैश आ रहा है, तो उसको मार्केट प्राइस से उन लोग डिवाइड करके चेक करते हैं कि कितना है। अच्छा, सिर्फ कैश फ्लो के लिए एक चीज़ ये कहना चाहूँगा मैं, कि हमको अक्सर देखना है कि जो कंपनीज का सीएफओ, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, स्किनर की वेबसाइट के अंदर आपको सीधा मिल जाता है कैश फ्लो के सेक्शन के अंदर, वो पॉजिटिव होना ही चाहिए। जो कंपनीज का वो पॉजिटिव है और वो कंटिन्यूसली, और उसको हम किस तरह एतबार से देखें कि हम जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है और सीएफओ जो है वो इन टेंडम चल रहा है कि नहीं। तो इसका सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग ये है कि एक कंपनी है, वो पैसा कमा रही है, तो नेट प्रॉफिट के एतबार से वो पैसा कमा रही है, लेकिन सीएफओ उसका बहुत नॉमिनल है। तो मतलब ये है कि वो कैश में वो प्रॉफिट को कन्वर्ट नहीं कर पा रही है इजीली। तो क्या होगा कि कंपनी को अगर फ्यूचर में कुछ करना है ना, तो उसके लिए फिर उसको मार्केट से पैसा उठाना पड़ेगा। और फिर बहुत सारे दूसरे ना रीजनिंग और अंडरस्टैंडिंग होती है कैश फ्लो की, वो इंशाल्लाह फ्यूचर में अगर कभी हम डिटेल में जाने का अगर मौका रहेगा तो हम जा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है, इतना ज़्यादा डिटेल में हमको जाने की ज़रूरत भी नहीं। फिर एक होता है प्राइस टू बुक। तो प्राइस टू बुक नॉर्मली ये बैंक्स के लिए ज़्यादा देखा जाता है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं उनके लिए ज़्यादा देखा जाता है। तो शरीय एतबार से अगर हम देखें तो हमको इसकी ज़्यादा उतनी रिक्वायरमेंट होती नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मोटा मोटा हम देख लें इसको तो अच्छा है। फिर तीसरा चौथा है जो प्राइस टू सेल्स है, कि जो कंपनी का मार्केट प्राइस है उसको हम सेल्स पर ना शेयर कैलकुलेट करके चेक करते हैं कि वो कितना है। अच्छा, ये नॉर्मली कब हम देखते हैं, नॉर्मली ये टाइम पर देखा जाता है जब कंपनी लॉसेस कर रही है। तो उसके अंदर आप पी रेशियो नहीं देख सकते, उसका आपको है ना प्रॉफिट नहीं दिखेगा, क्योंकि कंपनी लॉस कर रही है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी साइक्लिकल होती है या डिस्ट्रेस कंपनीज होती है। तो उसके अंदर फिर है ना बहुत मरतबा ये प्राइस टू सेल्स देखा जाता है। और फिर एक ये है कि पीईजी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रेशियो है कि ये प्राइस टू अर्निंग, और उसको हम एक्सपेक्टेड जो ईपीएस ग्रोथ है फ्यूचर का, उसके साथ में हम कैलकुलेट करते हैं। तो अगर इसका सिंपल सा अगर मैं कहूँ, जैसे ना आसान लफ्जों के अंदर, अगर पैक का जो रेशियो एक से ज़्यादा है तो वो उतना अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है वो कंपनी, अगर एक से कम है तो वो अच्छी है।
और एक है जो डिविडेंड यील्ड है। डिविडेंड यील्ड तो नॉर्मली है कि आपको जो डिविडेंड मिल रहा है पर शेयर और मार्केट प्राइस उसका कितना है, तो वो उसको देखने के लिए। अच्छा, अब हम है ना ये की फंडामेंटल है ना फैक्टर्स के ऊपर जाते हैं। अगर किसी को ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, जैसे अगर बहुत सारे लोग हैं जो फाइनेंस साइड से ताल्लुक नहीं रखते हैं, या उनका बैकग्राउंड कॉमर्स का नहीं है, वो या तो इंजीनियर्स है, या तो साइंस फील्ड से है, या तो वो उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं। और एक्चुअली मैं तो रिकमेंड करूंगा कि अक्सर लोग इसी को अगर शुरू में फॉलो करें तो ज़्यादा बेहतर है कि हम ये जो की फंडामेंटल फैक्टर्स है इसके ऊपर हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये कंपनी को हम फंडामेंटली शॉर्टलिस्ट करें कि ना करें। और इसको दो के अंदर डिवाइड किया हुआ है, दो सेक्शंस के अंदर। तो इसमें सबसे पहला पार्ट है कि मार्केट कैप। तो एक है लार्ज कैप्स। ये इंडस्ट्री डिफाइंड है, टर्म्स है ना, कि अगर अबाउट 20,000 करोड़ का उसका मार्केट कैप है तो वो लार्ज कैप्स में जाती है। उसके नीचे 5,000 से 20,000 करोड़ है तो मिड कैप्स के अंदर है। तो जो नए इन्वेस्टर्स है, वो नए इन्वेस्टर्स या तो मिड कैप में पैसा डालें या तो लार्ज कैप्स में डालें। वो माइक्रो कैप या स्मॉल कैप में नहीं जाए, बेहतर है उनके लिए, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रिस्की होता है। और अगर किसी को उस तरफ जाना भी है तो हम क्या करें कि हमारे टोटल पोर्टफोलियो को हम डिवाइड कर दें, और उसमें से हम, अगर न्यू इन्वेस्टर्स हैं तो हम, मतलब 2-3 साल हुआ है सिर्फ हमको या 1-2 साल हुआ है, तो हम ज़्यादा हमारा पैसा मिड टू लार्ज कैप्स में जाए और कुछ अमाउंट हम स्मॉल कैप की तरफ जाए। माइक्रो कैप को तो हम अवॉइड कर दें अगर हमको ज़्यादा फाइनेंस की उतनी नॉलेज नहीं है। दूसरा, हमको ना मैनेजमेंट को देखना है। तो ये जो है ना की फंडामेंटल फैक्टर्स, इसको आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये की चेकलिस्ट है, कि ये चेकलिस्ट के बेसिस पे हम शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं फंड कंपनीज को फंडामेंटली। तो दूसरा पॉइंट है कि मैनेजमेंट को हम देख लें, कि मैनेजमेंट को थोड़ा सा हम ना देख ले, उसका बैकग्राउंड क्या है, कितना एक्सपर्टीज है उनको, कितना एक्सपीरियंस है। तो ये देख लें तो बेहतर है। इसमें भी डिटेल में और बहुत सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, वो इंशाल्लाह कभी फ्यूचर में कवर करेंगे। फिर उसका हमको देखना है कि प्रमोटर की होल्डिंग क्या है। तो इसके अंदर ये देखें हम कि जो कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग 50% या 75% के आसपास है, उसके बीच में है, 75% है तो बेस्ट है। मतलब वो प्रोमोटर अपनी कंपनी के ऊपर बहुत बुलिश है, इसके लिए वो मार्केट में स्टेक अपना नहीं बेच रहा, वो खुद ही होल्ड करके रखा हुआ है उसने, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंट है कि कंपनी ग्रो करेगी। और वैसे ही जो कंपनी का शेयर होल्डिंग अगर 30% से कम है, तो वैसी कंपनियों को हम थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि वहाँ पे शेयर होल्डर का है ना, क्या कहते हैं, वो उन लोग एक तरह से कंपनी को, अपना जो स्टेक है उसको कंटिन्यूसली बेचे जा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक मतलब आप जब फाइनेंशियल स्क्रीनिंग करेंगे, जब स्क्रीनर वेबसाइट पे जाएंगे, तो बहुत मतलब आप जब फाइनेंशियल जो उसका सेक्शन है होल्डिंग्स का, तो वहाँ पे देखेंगे कि बहुत मतलब आपको दिखेगा जो कंपनी के जो ओनर्स हैं, उनका मिसाल है कि अभी 50% होल्ड कर रहे हैं, लेकिन वो स्लोली स्लोली मार्केट से अपना स्टेक बढ़ाते रहते हैं। तो वो 50% से 52%, फिर 60%, 55%, 60%, 65% करते रहते हैं। उस कंपनी का आप शेयर प्राइस देखिएगा, वो शेयर प्राइस भी आपको दिखेगा कि वो प्राइस भी बढ़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मली अगर कहा जाए तो कंपनी का सबसे बेस्ट अंडरस्टैंडिंग किसके पास है? प्रमोटर के पास है, क्योंकि वो खुद उसको चला रहे हैं। तो उनको पता है कि फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज क्या है, कंपनी फ्यूचर में कितना ग्रो कर सकते हैं, उनको सारी चीज़ें पता है। और अगर वो खुद इतने कंपनी में बुलिश है और वो खरीद रहे हैं, मतलब कंपनी में कुछ अच्छा होने के चांसेस है। लेकिन इसको सिर्फ इसी को हम क्राइटेरिया ना बने, इसके साथ में दूसरी चीज़ों को हमको देखना है। उसी एतबार से हम डेटर डेज को देख ले कि कंपनी का डेटर डेज जो है कि लोगों से पैसा कितने टाइम में वसूल कर लेती है, तो 45 दिन से कम हो तो बेस्ट है। ये स्किनर की वेबसाइट पे हमको मिल जाता है। फिर है ना, हमको उसका रेवेन्यू का ग्रोथ देखना है कि कंपनी क्वार्टर एंड क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर कितना परसेंटेज से ग्रो कर रही है। अगर 15% से ऊपर ग्रो कर रही है तो वो अच्छी है कंपनी। उसी तरह उसका जो ऑपरेटिंग और ना नेट मार्जिन है, तो उसको हम देखें कि मार्जिन स्टेबल होना चाहिए। दूसरा कि मार्जिन ग्रो होना चाहिए, कि जो कंपनीज के मार्जिन स्टेबल्स होते हैं, और अगर इंडस्ट्री के अंदर थोड़ा वॉलीटिलिटी भी अगर आती है उसके बाद भी अगर मार्जिन स्टेबल है, इससे एक चीज इनडायरेक्टली आप ये एज्यूम कर सकते हो कि कंपनी का मार्केट के अंदर होल्ड अच्छा है, कि वो जो अपने उनके जो कस्टमर्स हैं उनको उनके रेट पे सेल कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि मतलब ना मार्केट कंडीशंस अगर वीक हुई तो उनका सेल्स डिप ना हो जाए, उसके लिए वो अपने मार्जिन डिक्रीज करके बेच रहे हैं। तो ये वो इस कंडीशन नहीं है। तो अगर मार्जिन स्टेबल है, इससे वो देखा जा सकता है।
और दूसरा अगर मार्जिन इंप्रूव कर रहे हैं तो इसके अंदर भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से मार्जिन इंप्रूव होते हैं। तो इसमें एक तो ये भी फैक्टर है कि कंपनी ने बहुत बड़ा कैपेक्स कर दिया, अब वो कैपेक्स को उन्होंने स्टार्ट किया, ऑपरेशन साइकिल स्टार्ट हुई। अब वो जो यूटिलाइजेशन परसेंटेज है जैसे जैसे वो बढ़ेगा तो मार्जिन इंप्रूवमेंट होने शुरू हो जाते हैं। दूसरा, कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई कर दिया, कि जैसे मिसाल है कि पहले कंपनी जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मेटल्स कंपनीज का, कि वो पहले सिर्फ प्लेन जो स्टील होता है या आयरन और जो होता है वो बना रही है। अब वो क्या करते हैं कि उन्होंने कैपेक्स किया और अपस्ट्रीम एडवांसमेंट किया। तो एक होता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन, होता है एक होता है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। बैकवर्ड मतलब मैं जो चीज बेच रहा हूँ तो उसका जो रॉ मटेरियल है मैंने उसको भी प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, तो इसको कहेंगे हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन। एक होता है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, जिसका मतलब जिसको कह सकते हैं हम कि मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, अब वो कोई और बंदा उसको खरीद के वो उसको अलग डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहा है। जैसे मिसाल है कि मैंने एक रॉ स्टील की प्लेट बना के मैंने बेच दी। अब जो ये फर्नीचर्स वाले होते हैं आपके जो कबर्ड्स वो सब बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो स्टील के प्लेट को लेके वो कबर्ड्स बनाएंगे या दूसरे फर्नीचर्स बनाते हैं, दूसरी चीजें बना रहे हैं, मिसाल है। जैसे वैसे ये मिसाल है कि ना ये आपका ये प्लास्टिक है, कि मैं एक सिर्फ प्लास्टिक के जो कंपाउंड्स होते हैं वो बना के सिर्फ बेच देता हूँ। मैंने मेरा रॉ मटेरियल है पेट्रोकेमिकल, मैंने वो लिया, मैंने कंपाउंड्स बनाया और फिर मैंने बेच दिया। और फिर कुछ कंपनीज वो कंपाउंड्स को मोल्ड करके डिफरेंट डिजाइन की चीजें बनाती है, तो ये हो गया फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। तो जब कंपनीज बैकवर्ड इंटीग्रेशन या फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करती है तो मार्जिन इंप्रूवमेंट होते हैं। तो वैसे बहुत सारी वजूहत है जिसकी वजह से मार्जिन इंप्रूवमेंट होते हैं। तो ये हमको देखना है कि मार्जिन स्टेबल होना चाहिए। अगर मार्जिन 15% से 20% के रेंज में है या उम्मीद है कि मार्जिन से रेंज में आ सकते हैं तो वो देखें। दूसरा, हिस्टोरिकली कंपनी के मार्जिन अच्छे थे, रिसेंट कुछ क्वार्टर्स में शायद हो सकता है कि नीचे आए हो, लेकिन अब वापस उम्मीद है कि बढ़ने के चांसेस है, तो वो कंपनीज को हम ट्रैक कर सकते हैं। तो ये मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इन कंपनी। सातवां जो पॉइंट है कैपेक्स। कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपांशन, कि कंपनी या तो कोई नए प्रोडक्ट्स में जा रही है या तो सेम चीज जो अभी कंपनी बना रही है वो उसका 100% जो कैपेसिटी उसको यूज कर रही है और मार्केट में अभी भी बहुत डिमांड है, तो कंपनी क्या करती है कि नया एक और प्लांट डाल देती है उसी चीज का। या तो कंपनी जैसे मैंने कहा कि बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रही है या फॉरवर्ड इंटीग्रेट कर रही है, तो वो कैपेसिटी लेके एडिशनल कैपेसिटी लेके आ रही है कंपनी मार्केट के अंदर। तो उससे क्या होगा कि रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, फिर आपके चांसेस है कि मार्जिन बढ़ सकते हैं, मार्जिन के साथ क्या नेट प्रॉफिट बढ़ सकता है। तो वो पूरी चेन है। तो इसके लिए जो कंपनी कैपेक्स कर रही है तो उसको भी क्लोजली हम मॉनिटर कर सकते हैं। फिर जैसे मैंने कहा कि आप है ना सीएफओ देखें। सीएफओ इसके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो ऑपरेशन से हमको कंपनी को जो फंड आएगा उससे ही कंपनी क्या करेगी कि अपना कैपेक्स है जो फ्यूचर में एक्सपांशन करना है वो उससे ही होगा। दूसरा कि उसका डेट रिपेमेंट भी उससे ही होगा, डिविडेंड भी उससे ही होगा। तो ये जो सीएफओ है ना इतना इनफ होना चाहिए कंपनी के लिए कि फ्यूचर में कैपेक्स उससे कर सके। वरना अगर सीएफओ उतना ज्यादा नहीं है तो फिर मैं जैसे कहा मैंने कि अगर कंपनी को फ्यूचर में कैपेक्स करना है तो उसको क्या करना होगा, उसको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंडिंग के ऊपर जाना पड़ेगा। तो इसके लिए सीएफओ भी इनफ होना चाहिए ये सारी चीज़ों को करने के लिए। और ये चीज़ें हम कंपनी के कॉन्स कॉल्स के अंदर भी हमको मिल जाती है। और अगर आज हम चैट जीपीटी के अंदर भी थोड़ा सा है ना, जो चैट जीपीटी में जो कोड्स जाते हैं तो एक बार तो मतलब कुछ कोड तो बना लेना हम, तो हम उसी एतबार से उसको डाल देंगे तो हमकी कंपनी की इसको हमको हिस्ट्री दे देगा वो पूरा कि ये इसका ये चीज़ें ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा के जो पॉइंट है वो है कि डेट, कि कंपनी का जो डेट है वो मॉडरेट होना चाहिए या ग्रेजुअली डिक्रीज होना चाहिए। तो सबसे पहला तो हमको कंपनी फिल्टर होके ही आएगी बिकॉज ऑफ द शरिया स्क्रीनिंग। ये 33% से उसका डेट ज़्यादा तो होगा ही नहीं पहली बात, क्योंकि अगर वो है तो फिर उसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो वो हो गया। अब कंपनी का जो डेट है ना वो ग्रेजुअली डिक्रीज होते रहना चाहिए। तो उससे क्या होगा, उससे मल्टीपल चीजें हैं। एक तो क्या है कि फ्यूचर में अगर कंपनी को वापस से कैपेक्स करना है तो कंपनी वापस से मार्केट से फंड रेज कर सकती है, और उसका अगर डेट ज्यादा नहीं है तो उसको कम उसके ना उसके ऊपर ना इंटरेस्ट के ऊपर वो उसको अमाउंट मिल जाएगा। दूसरा, कंपनी का डेट कम होगा तो उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस ज्यादा नहीं होगा, तो डायरेक्टली वो इम्पैक्ट सीधा आपका नेट प्रॉफिट के ऊपर है। तो और दूसरा कि ग्रेजुअली ना डेट डिक्रीज होता होगा तो वो भी एक तरह से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग साइन है। और जैसे हमने देखा है कि जब है ना ये इंटरेस्ट रेट बहुत हाई हो जाते हैं तो जब सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करना शुरू करती है तो नॉर्मल बैंक्स भी है ना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करना वो सब शुरू करती है। तो उस वक्त में उस दौर के अंदर
जो कंपनीज डेट के ऊपर ज्यादा रिलाई होती है, वो कंपनीज का आप शेयर प्राइस के ऊपर नजर डालिए, वो सबसे ज्यादा बीटन डाउन होते हैं, वो सबसे बहुत ज्यादा गिरते हैं वो। तो इसके लिए कंपनी का डेट कम हो, मॉडरेट हो, और वो ग्रेजुअली डिक्रीज भी होता हो। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी। उसके बाद हमको कंपनी का जो प्राइस है वो देखते रहना है कि वो 52 वीक्स हाई लो के पास है किधर है। तो उससे हमको एक रेंज का भी आइडिया आ जाता है। अच्छा, जो 11 पॉइंट है कि स्टॉक का पीई, तो जैसे मैंने कहा कि ये नॉर्मल केसेस के एतबार से मैंने भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि अगर 20 से कम पीई का है तो अच्छा बेस्ट है वो। अगर 20 से 25 है तो वो गुड है। और अगर उसके ऊपर है तो वो महंगा है, ऐसा जरूरी नहीं है। उस वक्त में हमको क्या करना होगा, हमको इंडस्ट्री का जो पीई है वो देखना होगा। और जैसे मैंने कहा कि एक कंपनी है जो लार्ज कैप है, बड़ी कंपनी है, तो वो हमेशा आप देखोगे कि वो थोड़ा सा प्रीमियम पीई के ऊपर ट्रेड करेगी। जो स्मॉल कंपनी है, जो अभी जस्ट ग्रोइंग कंपनी है, वो थोड़ा सा उससे कम पे ट्रेड करेगी। क्यों? क्योंकि बड़ी कंपनी के अंदर एक सेफ्टी है कि बड़ी कंपनी तो मार्केट में अगर कंपटीशन बढ़ जाएगा तो उसको इजीली वो सह सकती है। छोटी कंपनी के चांसेस है कि वो बहुत जल्दी हो सके कि उसको वो मैनेज ना कर सके और वो कंपनी को नुकसान होना शुरू हो जाए, या उसके प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाए, मार्जिन कम हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको हम इसके ऊपर हम स्पेशली 1 डेढ़ घंटा डिस्कशन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको कंपनी के पीई के ऊपर एक फोकस रखना है। उसका हिस्टोरिकल पीई देख सकते हैं हम कि हिस्टोरिकली पीई कितने पे ट्रेड कर रहा है। और स्पेशली जो मिड कैप्स की कंपनीज होती है या जो स्मॉल कैप की कंपनीज होती है, उसके अंदर चांस शुरू के वक्त में पी कम होना अच्छा है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जब कंपनी थोड़ा सा प्रॉफिट करना शुरू कर देती है, रेवेन्यू बढ़ाना बढ़ना शुरू हो जाता है, तो उस वक्त में कंपनी को जो पी होता है उसको री रेट करते हैं इन्वेस्टर्स। तो री रेटिंग का मतलब क्या है कि एक मिसाल दे रहा हूँ, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक कंपनी है जो है ना 1,000 करोड़ की कंपनी है, स्मॉल कैप है, 700 800 करोड़ की कंपनी है। अब स्लोली स्लोली उसका रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, मार्जिन भी बढ़ रहा है, उसका प्रॉफिट वो सब बढ़ रहा है। और वो उसके प्रोडक्ट्स की मार्केट के अंदर डिमांड भी बढ़ रही है, आहिस्ता आहिस्ता वो मार्केट शेयर भी कैप्चर कर रही है। तो जब कंपनी नई मार्केट में आती है तो उसको कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता। क्योंकि पी क्या है कि प्राइस टू अर्निंग्स, कि फ्यूचर में जो अर्निंग्स होने वाला है उसके लिए मैं अभी कितना प्राइस दे रहा हूँ वो शेयर्स के लिए। तो वो कोई भी ये नहीं चाहेगा कि मैं है ना ज़्यादा प्राइस दूँ, स्पेशली छोटी कंपनी के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, तो वो कम होता है। लेकिन जैसे जैसे कंपनी स्टेबल होती है, मेंटेन होती है, उसका रेवेन्यू सब प्रॉफिट सब ग्रो करना शुरू करता है, तो फिर वो है ना आपका री रेट होना शुरू हो जाती है कि उसका जो पी पहले 10 से 15 के रेंज में ट्रेड हो रहा था, तो वही पी आप देखोगे कि वो पी आपका फिर 15 से 20 के रेंज में ट्रेड होना शुरू हो जाएगा। और फिर हो सकता है कि फ्यूचर में अगर वो अच्छा करती जाएगी तो वो 20 से 25 के रेंज में ट्रेड करना शुरू हो जाएगा। और कंपनी क्या होती जाएगी कि कंपनी स्मॉल कैप से या तो मिड कैप में जाएगी, फिर मिड कैप से आपका लार्ज कैप्स की तरफ चली जाएगी। और ऐसी कंपनियों के अंदर आपको ग्रो ना जो रिटर्न के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जो स्पेशली जो री रेट होती है, या तो फिर अगर हम हिस्टोरिकल हम एवरेज देखेंगे तो जब मार्केट बहुत ज़्यादा करेक्ट होता है तो उस वक्त में हमको ये बहुत काम आ जाता है कि हम है ना चेक करें कि कंपनी किस एतबार से है ना कर रही है, कि फ्यूचर में उसका मैक्सिमम लो पी कितना था। और अगर बाकी सारी चीज़ें सेम है कि फंडामेंटल चेंज नहीं हुआ, दूसरी चीज़ें चेंज नहीं हुई, और सिर्फ ये करेक्शंस है, और फिर टेक्निकली भी हमको साइन मिल रही है आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, फंडामेंटल सब इंटैक्ट है, और फिर अगर हम पी भी हमको बता रहे कि ये हिस्टोरिकल इससे लो पी पे नहीं गया, तो हम वैसी कंपनियों को देख सकते हैं और फर्दर इवेलुएट करना है तो उसके लिए। अच्छा, फिर दूसरा पॉइंट है कि इंडस्ट्री पी हमको देखना है। फिर जो पैग रेशियो है कि अगर लोअर देन 1 है तो वो अच्छा है। फिर प्राइस टू बुक है तो वो लेस देन अगर 3 है कंपनी का, तो वो एक तरह से आप कह सकते हो कि अंडर वैल्यूड है, लेकिन इसके अंदर भी इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री देखना होगा। फिर प्राइस टू सेल्स है तो हमको देखना है। फिर डेट टू इक्विटी जो रेशियो है, ये बहुत है ना फ्रिक्वेंटली यूज होता है। कि नॉर्मली क्या है कि अगर आपका बिलो 1 है, कि जो टोटल डेट है कंपनी का और टोटल इक्विटी है, मैं एसेट्स की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे इक्विटी की बात कर रहा हूँ, तो डेट टू इक्विटी अगर 1 से कम है तो वो कंपनी को माना जाता है कि वो सेफ साइड पे है। वैसे ही आरओई जो है कि रिटर्न ऑन इक्विटी, और रिटर्न ऑन एसेट्स, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये तीन जो रिटर्न रेशियोज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर ना 20% और 15% से हायर है तो ये बेहतर है। अगर ये कम है तो ऐसी कंपनियों के अंदर आप देखेंगे कि आपको है ना रिटर्न के ना जो चांसेस भी होते हैं
वो थोड़े से कम हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ ये देखना होगा हमको कि कंपनी का करंट आरओई, आरओए वो कम है, लेकिन वो ग्रो कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये कंपनी फ्यूचर में अच्छा रिटर्न दे सकती है। क्योंकि जैसे बहुत बार क्या होता है आपका कि आपका कैपेक्स कर दिया कंपनी ने आपका, तो अभी कैपेक्स कर दिया, अब उससे आपका रिटर्न जनरेट नहीं हो रहा, तो आपको नेट प्रॉफिट में उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, लेकिन आपका एसेट्स बढ़ गया, तो एसेट्स बढ़ जाएगा आपका, तो क्या होगा, सेम रिटर्न के लिए आपको हायर एसेट्स का बेसिस पे आपका कैलकुलेशन होगा, तो इसके अंदर आपका आरओए कम हो जाएगा। तो ये वो चीज़ है। और ये एफ स्कोर, जेड स्कोर, एम स्कोर, इसको थोड़ा सा आप है ना अभी अवॉइड कर दें तो बेहतर है, क्योंकि ये स्टार्टिंग फेज के अंदर इसको अवॉइड कर लें तो बेहतर है। अच्छा, ये जो चेकलिस्ट है, तो जो लोगों को ज़्यादा डिटेल में है ना फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करना, उनके लिए ये सफिशिएंट है देखने के लिए। इसके बेस पे आप कंपनी को फंडामेंटली शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, ये मेरी पर्सनल राय है। और मैं पर्सनली थोड़ा सा और डिटेल में चले जाता हूँ कंपनीज को देखने के लिए, लेकिन मुझे थोड़ी सी फील्ड से हूँ तो मुझे थोड़ा सा नॉलेज है, और मुझे कहाँ से कितने इजीली कौन सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मुझे वो थोड़ी चीज़ें पता है, तो इसके लिए मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो इसी के लिए ये इस चीज़ों के बेसिस पे अगर आप कंपनी को शॉर्टलिस्ट कर रहे हो तो आपके लिए काफ़ी है। जो लोग अगर चाहते हैं कि हमको बहुत डिटेल में कंपनी को एनालाइज करना है, हमको टेक्निकल साइड पे नहीं जाना है, हमको प्योर फंडामेंटल बेसिस पे कंपनी को स्टडी करना है, और हमको वो ना 4 5 साल 8 साल 10 साल के लिए हमको डालना है, तो पर्सनली मैं ये प्रेफर नहीं करता या सजेस्ट भी नहीं करता। लेकिन अगर किसी को करना है तो वो ये चीज़ कर सकता है जो यहाँ पे दिया हुआ है, कि की फंडामेंटल ट्रेंड चेक हम कर सकते हैं। ये ना मेंटल मॉडल्स करके है, एक वेबसाइट है जहाँ पे एक ना मिस्टर हितेश पटेल करके हैं, उन्होंने ये शेयर किया हुआ वहाँ पे। और ये बहुत ना वाइडली यूज्ड भी होता है ना इंडस्ट्री के अंदर जब रिसर्च करते हैं। ये बहुत मतलब कंपनीज के अंदर ये देखा जाता है कि कहीं प्रोमोटर तो चेंज नहीं हुआ, कहीं मैनेजमेंट तो चेंज नहीं हुआ, या जैसे बैलेंस शीट क्लीनअप, जैसे मैंने कहा कि डेट बहुत ज़्यादा था, आहिस्ता आहिस्ता डेट कम हो रहा है, या तो फिर वैल्यू माइग्रेशन हो रहा है, जैसे कंपनी पहले लो मार्जिन प्रोडक्ट्स पे थी अब ज़्यादा के ऊपर जा रही है, तो फिर वैसे स्पिन ऑफ है। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी कुछ ऐसे सब्सिडरीज होती है जो अच्छा नहीं कर रही है, तो उसको कंपनी निकाल देती है। मार्जिन इंप्रूवमेंट्स है, फिर इंडस्ट्री टेलविंड्स है, टर्न अराउंड है, मतलब पहले कंपनी लॉस में जा रही थी लेकिन अभी उन लोगों ने कुछ ऐसे मेजर्स लिए जिसकी वजह से वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रही है। दूसरा साइक्लिकल नेचर है, वो है। फिर एक जैसे मैंने कहा कि चेंज इन परसेप्शन है कि पहले स्मॉल कैप से मिड कैप में जा रही है, मतलब कुछ रीजंस के बेसिस पे जा रही है, मार्जिन बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, वो चीज़ें हैं। या कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, कोई बड़ा मेजर टाइप जॉइंट वेंचर कर लिया, वो चीज़ है। कैपेक्स लेड ग्रोथ है। फिर ना बियर मार्केट आईपीओज है, जैसे है ना ये हमारा जो मार्च और फरवरी और मई के अंदर जो मार्केट गिरा हुआ था, तो उसके अंदर जो आईपीओज आए थे, तो इवन अच्छी कंपनी के आईपीओज भी बहुत सारे नीचे आ गए थे प्राइस उसके। तो अगर अच्छी कंपनियां हैं तो वैसी कंपनियों के अंदर हम आई है ना ये ऐसे फेज के अंदर हम चेक कर सकते हैं कि कुछ रीजन की वजह से वो नीचे आ गया। और फिर एक फॉरेन एंजल्स है, तो ये सारी चीज़ें इसको मतलब जो प्योर फंडामेंटल अगर कोई कहता है कि मुझे चेक करना है, तो वो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। और इसके लिए हर एक एक टॉपिक्स के ऊपर है ना हम 10 15 मिनट का ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, तो वो इंसान को देख सकते हैं। अच्छा, एंड में मैं समरी कवर कर रहा हूँ कि हमको सबसे समरी में क्या करना है कि हमको बिजनेस को थोड़ा समझना है, मैनेजमेंट का थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक कर लेना है हमको, उसका ब्रांड वैल्यू मार्केट में क्या है, ब्रांड नेम क्या है, हमको थोड़ा सा वो देख लेना है। दूसरा, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है, सर्विसेज क्या है, हम थोड़ा सा वो देख ले। उसका फ्यूचर थोड़ा सा डेवलपमेंट्स हम देख ले कि कंपनी क्या कर रही है। तो अच्छा, ये चीज़ें ना हमको स्क्रीनर की वेबसाइट से भी थोड़ी मिल जाती है। जैसे स्क्रीनर की वेबसाइट पे हम जाएंगे ना, तो बैलेंस शीट के जब सेक्शन में जाएंगे, तो वहाँ पे एसेट्स करके लिखा हुआ, एसेट्स के नीचे CWIP करके लिखा हुआ है। तो CWIP का मतलब होता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब ये कंपनी कैपेक्स कर रही है कि नया प्लान डाल रही है। तो वो हम वहाँ पे हमको पता चल जाएगा कि कंपनी कुछ कर रही है। फिर बाद में हम और थोड़ा सा डिटेल में जा सकते हैं, फिर हम उसका प्रॉफिट ग्रोथ देख लें, मार्जिन देख लें। तो ये कुछ चीज़ें जो हमको देखना है। तो अब इसके बाद हम है ना स्टार्ट करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो जैसे मैंने कहा कि टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा सा डिटेल और वास्ट है, इसको हम इंशाल्लाह 2 से 3 चीज़ों में ना डिवाइड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वैसे भी वक्त भी बहुत ज़्यादा हो गया अभी। तो हम थोड़ा सा इसको बेसिक चीज़ कवर करेंगे, और फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन के अंदर इसके अंदर डिटेल में जाएंगे।
तो ये जो टॉपिक्स एक तरह से हम इस सारी चीज़ों को कवर करेंगे कि पहले हम अपने आप को प्रोफाइल करेंगे कि मैं हूँ कौन, मार्केट के अंदर मैं जब पार्टिसिपेट कर रहा हूँ तो मैं खुद की प्रोफाइलिंग कर लूँ। उसके बाद फिर एक जैसे फंडामेंटल स्टॉक सिलेक्शन के एक फिल्टर्स थे, वैसे टेक्निकल के एक फिल्टर्स होते हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह बता दूंगा। इसको अपने बेसिस के ऊपर इंसान हाई लो कर सकते हैं। जैसे फंडामेंटल के जो फिल्टर्स है उसको भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कह रहा हूँ कि जो आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, 20 से अगर ज़्यादा है तो अच्छा है। लेकिन अगर किसी को लगता है कि वो आरओई 25 से अगर ऊपर हो तो अच्छा होता है ज़्यादा, तो वो उस एतबार से चेंज कर ले। तो वैसे ही टेक्निकल के जो फिल्टर्स हैं हम वो डिस्कस करेंगे। फिर की रूल्स है टेक्निकल्स के, जैसे फंडामेंटल्स के थे वैसे हम इसके भी है, वो डिस्कस करेंगे। फिर एक डाउ थेरी करके एक है, ये बहुत फेमस है ना, उसके 6 प्रिंसिपल्स है, तो हम उसको वो ना देखेंगे। फिर एक नेक्स्ट पॉइंट है वो प्रोटेक्ट योर मनी, ये स्पेशली रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तो हम इसका देखेंगे, ये इंशाल्लाह आज हम कवर करेंगे। फिर एक मार्केट स्टेजेस होता है कि मार्केट का स्टेज क्या है, स्टेज देखना बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा होता है, तो हम इंशाल्लाह वो फ्यूचर में कवर करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम आज देखेंगे। फिर रिलेटिव स्ट्रेंथ है, और फिर सेलिंग चेकलिस्ट है कि कोई स्टॉक को हमने फंडामेंटली स्क्रीन किया, अब हमने उसको फर्दर टेक्निकली एनालाइज किया, अब उसको हमने उसको खरीदा, बेचना कब है, तो उसके लिए भी हमारे पास एक चेकलिस्ट रेडी होनी चाहिए, तो वो देखेंगे। फिर कम कुछ कॉमन है ना स्ट्रेटजीज है, और फिर ना वॉल्यूम्स है कि वॉल्यूम क्या इंपॉर्टेंस रखता है इसके अंदर, हम वो देखेंगे। और फिर जो है ना कैंडलस्टिक पैटर्न है, और जो है ना प्राइस पैटर्न है, इसको इसको हम देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है प्राइस पैटर्न। तो ये प्राइस पैटर्न आपको रिवर्सल स्टॉक का जो ट्रेंड है, तो चेंज ऑफ रिवर्सल होगा, ट्रेंड रिवर्सल के बारे में आपको बताएगा प्राइस पैटर्न। तो वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ों को इंशाल्लाह हम ब्रेक्स के अंदर कवर करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम इसको कवर करेंगे। अच्छा, ये शॉर्ट पॉइंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तो ये मैं कवर कर लेता हूँ, तो ये हमारा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। अच्छा, ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में क्या करना है हमको, कि हमको सारा इन्वेस्टमेंट एक ही जगह नहीं करना है। तो उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, कि 10% से ज़्यादा हम एक स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें। ये नॉर्मल इन्वेस्टर्स के लिए है। अगर किसी को इससे ज़्यादा बढ़ाना है तो उसके कुछ रीजंस है जिसके बेसिस पे वो कर सकता है, वो इंशाल्लाह हम फ्यूचर में कवर करेंगे। लेकिन नॉर्मल स्टैंडर्ड बेसिस पे 10% से ज़्यादा इसको ना बढ़ाएं। दूसरा, एक इंडस्ट्री के अंदर, एक सेक्टर के अंदर 20% से ज़्यादा हम इन्वेस्टमेंट ना करें। दूसरा, तीसरा कि हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर हम है ना पैसा लगाएं, उससे क्या होगा कि डाइवर्सिफिकेशन होगा। चौथा, कि हम जो रिलेटेड स्टॉक्स है वैसे स्टॉक्स के अंदर सब में ना डालें। जैसे मिसाल है कि मैंने ऑटो के अंदर डाला, फिर मैंने ऑटो एंसिलरीज के अंदर डाला। जैसे एक कंपनी है जो ऑटो के टायर्स बना रही है, एक कंपनी उसका ब्रेक सिस्टम बना रही है, एक कंपनी उसका बॉडी बना रही है, तो मैंने टायर्स में भी डाला, मैंने इसमें भी डाला, मैंने इसमें भी डाल दिया। तो ये सारी चीज़ें को रिलेटेड है, तो वैसे स्टॉक्स के अंदर हम ना डालें, हम ऐसे स्टॉक्स में डालें मतलब जो एक कंपनी का दूसरी कंपनी से कोई कनेक्शन ना हो, को रिलेशन ना हो। उसके बाद कि हम ना रेगुलरली पोर्टफोलियो को हमारे चेक करते रहे। उसके बाद का पॉइंट है कैश इज किंग। का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर हमको ऐसा लगता है कि कोई हमको इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा, हम उसको हम इन्वेस्टमेंट ना करें। आप अपने पास आपका कैश रख के चुपचाप बैठ जाओ। अगर आपको लगता है कि दूसरे कमा रहे हैं, कमाने दो। उनकी स्ट्रेटजी अलग होगी, उनकी रिसर्च अलग होगी, उनका रिस्क प्रोफाइल अलग है, वो बेसिस पे वो कर रहे हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा, आप मार्केट से आउट रहे। और बहुत मरतबा मार्केट से आउट होना भी बहुत अच्छी स्ट्रेटजी साबित होती है, तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं। फिर है कि नेवर फुली इन्वेस्ट, कि हम कुछ ना कुछ हमारा कैश के अंदर पैसा रखें, हम कभी भी मार्केट के अंदर 100% इन्वेस्टमेंट ना करें। फिर एक है पॉइंट कि इन जनरल अवॉइड साइक्लिकल स्टॉक्स। साइक्लिकल स्टॉक्स वो होते हैं कि जिनका एक फेज होता है, कि वो एक 2-3 साल उनका बिजनेस अच्छा चलेगा, फिर 1-2 साल उनका बिजनेस डाउन हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वापस से 1-2 साल के बाद लैग फेज का उनका वापस से बिजनेस शुरू हो जाएगा। तो वैसे जो बिजनेसेस होते हैं, वो बिजनेसेस के अंदर हम पैसा ना डालें। अगर डालना है तो हमको वो साइकिल की अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है कि ये साइकिल कब स्टार्ट होगी। फिर है कि आपको जो बिजनेस समझ में नहीं आ रहा आप उसके अंदर मत डालिए, और रेगुलरली आप अपने पोर्टफोलियो को इवेलुएट करते रहिए। इवेलुएट इसके लिए करना है हमको कि अगर हमारी जो स्ट्रेटजी है जिसके बेसिस पर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं,
अगर वो स्ट्रेटजी काम कर रही है कि नहीं काम कर रही है, वो कैसे पता चलेगा? वो हमको हमारे रिटर्न परसेंटेज से पता चलेगा। तो इसके लिए हम रेगुलरली पोर्टफोलियो को इवेलुएट करें। दूसरा, रेगुलरली स्टॉक्स को हम देखते रहे कि वो स्टॉक्स को जो मैंने खरीदा था वो अब कहाँ पर है, कि बाई के क्लोज है, सेल के पास आ रहा है, या सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा है ना, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम चर्न कर सकते हैं, हम शिफ्ट कर सकते हैं कि अगर कोई दूसरा और अच्छा स्टॉक हमको दिख गया है कि जो अपवर्ड ट्रेंड के अंदर है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें से कुछ पोर्शन बेच के उसमें शिफ्ट कर सकते हैं, या कंप्लीटली इसका बेच के दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए पोर्टफोलियो को हमको चेक करते रहना है। अच्छा, उसके बाद एक है ना पॉइंट है कि हमको है ना जो नए इन्वेस्टर्स हैं, तो वो किस तरह से मार्केट में शुरुआत करें। तो उनके लिए तो सजेशन यही है कि आप शुरू के 6 महीने से 1 साल तक आप इन्वेस्टमेंट मत करो मार्केट के अंदर डायरेक्टली। आप क्या करो, आप एक डमी इन्वेस्टमेंट बना के पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना शुरू करो। कि आप पहले सीख लो, फंडामेंटल बेसिक सीख लो, टेक्निकल सीख लो। उसके बाद एक डमी आप पोर्टफोलियो एज्यूम करो कि मेरे पास एक डमी 1 लाख रुपया है, अब मुझे ये 1 लाख को इन्वेस्ट करना है। तो अब मैं किस तरह से करूंगा? तो वो जो स्टडी है अपनी, उसके बेसिस पे स्टॉक्स को सिलेक्ट सिलेक्ट करे, और फिर जो रेट पे उसको लग रहा है कि ये रेट पे भी मुझे खरीद लेना चाहिए, तो वो पेपर के अंदर, एक बुक के अंदर या एक्सेल के अंदर एंट्री कर दे कि मैंने आज ये कंपनी के इतने शेयर्स खरीदे, ये डेट वो डाल दे, और मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट ये कंपनी के अंदर इतना रहा। वैसे वो डमी बनाए, और फिर बाद में उसके अंदर वो क्या होगा कि वो 10% का जो कंपनी का कैप है वो मैनेज करने का उसको आइडिया हो जाएगी। सेक्टर का जो एलोकेशन है उसको वो समझ में आ जाएगा। कैश होल्डिंग का वो समझ में आ जाएगा उसको। दूसरा कि उसकी जो अंडरस्टैंडिंग, जो स्टडी है, वो कितना काम कर रही है नहीं कर रही है, उसको समझ में आना शुरू होगा। और उसको चेंज करना है तो किस एंगल में चेंज करना है, कैसे चेंज करना है, उसको वो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। तो हम वो करना शुरू करें। अच्छा, अभी मैं ना इसमें चैट के अंदर कुछ क्वेश्चंस आए थे, तो पहले वहां से शुरू करता हूँ। अच्छा, अगर किसी को अभी कुछ पूछना हो तो वो उसमें पूछ ले, उसका फिर हम इंशाल्लाह रैप अप करते हैं इसको। किसी को कोई डाउट है कोई पॉइंट के ऊपर, कोई टॉपिक के ऊपर, तो विद जिसको जो भी आप डाउट है वो पूछ सकते हैं। आपने जो ये कहा ना अभी पेपर ट्रेडिंग का, हाँ जी। तो उसमें उसके लिए एक अलग स्पेशल मतलब कि एक एप्लीकेशन भी बने हुए हैं उस पर पेपर ट्रेडिंग के लिए। हाँ, मुझे इसकी आइडिया नहीं है मौलाना, लेकिन पेपर वो ट्रेडिंग है का कैसे आप बेसिक एक्सेल के अंदर एक रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो उसके लिए कोई ऐप की जरूरत है, इससे है नहीं। पेपर ट्रेडिंग के अंदर मेरे को मतलब कि ऐसा सुना है कि उसके फ्रंट पेज करके कोई एप्लीकेशन है, फ्रंट पेज करके नाम से। तो जी उसके जी। अंदर अपने को डमी 10 लाख रुपया देता है वो, और वो हम्म। सब शो होता है उसमें। और जो हाँ, तो मतलब आप कि है ना वो नॉर्मल। लिंक ग्रुप में शेयर कर देना, चैट के अंदर, ओके ठीक है, शेयर कर दूंगा। तो लोग उसको इंशाल्लाह यूटिलाइज कर। एक सवाल ये था कि दो चीजें आपने बताई है कि एक तो स्टॉक को फंडामेंटली भी देखना है और एक जो है टेक्निकली भी देखना है। तो जी। हमें ये सवाल होता है कि अगर हम किसी स्टॉक को, कोई भी स्टॉक को, एक स्टॉक को ले लो, मिसाल के तौर पर एक्साइड को ले लिया, टेक्निकली हम्म। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन फंडामेंटली हमें ये जो है इतना खूब नहीं जच रहा है कि इसको हम ले या ना ले, ऐसा दिल में हो रहा है, पूरा यकीन नहीं हो रहा है इस पर। तो उस वक्त क्या करे कि उसको बस टेक्निकली देख कर, क्योंकि अगर ये कहा जाए, जैसे आपने भी कहा कि मैं एकदम लॉन्ग टर्म के एतबार से नहीं सोचता हूँ, शॉर्ट टर्म में भी अगर गेन होता है मुझे तो मैं वो लेकर जो है आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो अगर हम्म। टेक्निकली कोई कंपनी बेहतर लग रही है कि इसका चार्ट बेहतर लग रहा है, तो शॉर्ट हम्म। टर्म के लिए वो हम ले सकते हैं, फंडामेंटली को साइड में रखकर। जी जी, ले सकते हैं ना। फंडामेंटल्स को आपको एकदम साइड में नहीं रखना है, क्योंकि हम्म। फंडामेंटल्स को आपको देखना है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हो सकता है कि फॉर द टाइम बिंग वो कंपनी का फंडामेंटल्स आपको अभी इतना अच्छा नहीं लग रहा है, कंपनी ओवरऑल जैसे हम्म। मैनेजमेंट अच्छा है, कंपनी का बिजनेस हम्म। अच्छा है, उसके जो प्रोडक्ट्स है वो, हम्म। तो वो सारी चीज़ अच्छी है। लेकिन अगर आप अगर वैल्यूएशन के एतबार से देखें, तो हमको ऐसा लग रहा है कि हम्म। कंपनी फंडामेंटली बहुत फेवरेबल नहीं है, जो उसका हम्म। वैल्यूएशन है वो इतना फेवरेबल नहीं है। तो उस वक्त में मैं डालूँ हम्म। नहीं डालूँ? तो उस जैसे हम्म। आर ओ ई है आपका, या आर ओ ए है, या आर ओ ए आपका भी थोड़ा उसका लो चल रहा है, तो फिर आप थोड़ा सा हम्म। उसको डिटेल में एनालाइज कर लेके आर ओ ए क्यों कम आ रहा है। जैसे मैंने कहा कि अगर हो सकता है कि कैपेक्स कर रही है कंपनी, तो कैपेक्स हम्म। अभी हो रहा है, लेकिन उसका रिटर्न कब दिखना शुरू होगा? 2-3 साल के बाद दिखना शुरू होगा आपको। तो टेक्निकली, अगर फंडामेंटली आपको जो बेसिक पैरामीटर्स है उसके अंदर वो कंपनी फुलफिल हो जाती है, हम्म। और उसके बाद टेक्निकली आपको सिग्नल दे रहा है कि आप टेक्निकली आप उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो आप कर लीजिए। लेकिन साथ में स्टॉप लॉस के साथ में करिए। हम्म। तो इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे।
कि बेसिकली हमको रिस्क कैसे मैनेज करना है, और उसमें स्टॉप लॉस का जो बहुत इंपॉर्टेंट ना पॉइंट है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो चाहे वो फंडामेंटली इन्वेस्टमेंट करे या टेक्निकली इन्वेस्टमेंट करे या दोनों को कंबाइन करके करे, लेकिन जो हमारे एक्चुअली जो सोच होती है ना इंसान की, वो नुकसान उठाना जल्दी रेडी नहीं होता। तो उसके लिए वो क्या सोचता है कि यार इतना नीचे है ना, थोड़े से नीचे वापस से मुझे या तो एक पुल बैक मिल जाएगा, तो वो इंसान क्या करता है, वो बेचता नहीं है। तो इसके लिए ना वो रिस्क स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। तो वो इंशाल्लाह चीज़ हम फ्यूचर में कवर करेंगे। बाकी जो आपका जो सवाल था वो हम ले सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल हमारा क्राइटेरिया मीट होना चाहिए, और अगर कोई क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा तो उसका हम थोड़ा सा रीजन चेक कर लें कि क्यों नहीं हो रहा, उसका क्या रीजन है। और हो सकता है कि आपके सारे क्राइटेरिया मैच ना हो। तो अगर आपका मिसाल है कि 10 क्राइटेरिया है, उसमें से आपका 7-8 क्राइटेरिया मैच हो रहे हैं, 1-2 नहीं हो रहे ना, तो आप थोड़ा सा लिवरेज लेके वो कर सकते हो। जी, और किसी को कुछ पूछना है? उबेद भाई, मेरा नाम सिद्दीक है। मेरा जी सवाल ये है उबेद भाई कि स्टॉक जो शेयर होते हैं और ईटीएफ होता है, ये जी जी। दोनों में क्या फर्क होता है उबेद भाई? ईटीएफ आपका एक ना इंडेक्स जो होता है ना, उसको बेंचमार्क रख के उसके ऊपर ना हम लोग बाइंग सेलिंग करते हैं। शेयर्स में कैसे कि आप एक एक्चुअल बाइंग शेयर, एक्चुअल आप बाइंग सेलिंग करते हो शेयर्स के अंदर। तो मिसाल है, मैंने रिलायंस का शेयर्स लिया, तो अब मेरे डीमैट अकाउंट के अंदर वो रिलायंस के शेयर्स को पूरा वो दिखा जाएगा। ईटीएफ में क्या होता है कि मैंने निफ्टी का एक इंडेक्स ईटीएफ जो है वो खरीद लिया, तो अब निफ्टी के जो 50 स्टॉक्स है ना, उसका जो प्रोपोर्शन है, जो इंडेक्स होता है ना, वो एक तरह से रेशियो के बेसिस पे कैलकुलेशन होता है कि कौन सी कंपनी का कितना वेटेज होगा, उसके एतबार से वो कैलकुलेशंस होते हैं। तो वो वेटेज को देखते हुए वो ईटीएफ लोग डेवलप करते हैं, और उसके अंदर फिर इन्वेस्टमेंट होता है। तो वो शरीयत के एतबार से वो जायज़ नहीं है, उसमें नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर आपकी शरीयत के एतबार से जो जायज़ और जो नाजायज़ दोनों कंपनी आ जाती है। तो ईटीएफ अलाउड नहीं है हमारे अंदर। जी, शुक्रिया उबेद भाई। अच्छा, किसी ने कहा है कि ना एसआईपी के ऊपर ना सेशन रखे कि हलाल वे के ऊपर। तो आप एक काम कर सकते हैं कि जो ना पहला वेबिनार था उसके अंदर मैंने डिटेल के अंदर ना थोड़ा सा कवर किया था कि जो एसआईपी के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट होता है म्यूचुअल फंड के अंदर, और कौन से जायज़ है, तो उसको थोड़ा सा डिटेल में कवर किया था। तो आप पहले एक बार उसको थोड़ा सा सुन ले, उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मौलाना तौफीक से मेरा नंबर ले लें, और आप मुझे डायरेक्टली ना या तो कॉल कर दें या तो मैसेज कर दें, तो इंशाल्लाह हम बात कर लेंगे। अच्छा, यासिर भाई ने भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कहा है। तो इंशाल्लाह अगर वैसा रहेगा तो हम जो नेक्स्ट ना वेबिनार लेंगे ना, तो बिफोर टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करने के हम म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी का थोड़ा सा कवर कर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ सिर्फ ये बता दूं, मुझे एक जन ने पूछा था, है ना, जो इस्लामिकली ने, है ना, एक गोल्ड का ऑप्शन दिया हुआ है। रिसेंटली उन लोग ने शायद लॉन्च किया है, शायद कुछ महीने हुए होंगे। तो उसके अंदर आप थोड़ा थोड़ा पैसा करके एसआईपी के थ्रू जैसा आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे पूछा था कि वो जायज़ है कि नहीं जायज़ है। तो मैंने एक मुफ्ती साहब से पूछा था, तो बकौल उनके, है ना, उसमें इन्वेस्टमेंट करना, है ना, मुनासिब नहीं है। तो भी आप, है ना, जो आपके मुफ्ती हैं जिनको आप फॉलो करते हैं, आप उनको किस एतबार से वो इन्वेस्टमेंट होता है वो डिटेल में समझा के आप उसके अंदर पूछ सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली गोल्ड का आजकल प्राइस बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हो रहे हैं ना, तो लोग उस तरफ मूव बहुत कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के एतबार से भी। तो इसके लिए सोचा कि वो उसके बारे में बता दूं। और मैं सिर्फ एक बार वापस से इसको रिपीट कर लेता हूँ कि अगर जो जिसको फंडामेंटली ज़्यादा डिटेल एनालिसिस की आइडिया नहीं है, जो ज़्यादा फाइनेंस साइड पे नहीं है, अगर वो जो सिर्फ ये 2 स्लाइड जो दी हुई है कि ना सेक्शंस के, तो ये कई फंडामेंटल फैक्टर्स के बेसिस पे फंडामेंटली कंपनीज को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। और पर्सनली भी मैं रिकमेंड भी यही करूंगा कि हमको ज़्यादा डिटेल में इतने जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है। तो अगर सिर्फ हमारा ये काम नहीं है, हम दूसरे भी काम कर रहे हैं, तो हम इस बेसिस पे, और इसके फिल्टरिंग के ऑप्शंस भी आते हैं जो फंडामेंटल बेसिस पर फिल्टर कर सकते हो, जो स्क्रीनर की वेबसाइट से होता है। तो वो स्क्रीनर की वेबसाइट के ऊपर, जैसे मैंने खुद ने बहुत सारे अपने स्क्रीनर के ना वो बनाए हुए हैं, तो उसके एतबार से हम कंपनीज को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। तो वो मैं इंशाल्लाह मौलाना के साथ में यूट्यूब का, है ना, पूरा 1.5 घंटे का कुछ स्क्रीनर वेबसाइट को अंडरस्टैंड और लर्न करने का वीडियो है, वो मैं शेयर कर दूंगा। तो आप इंशाल्लाह उसको देखिए, और ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, उसके बेसिस पे हम कर सकते हैं। तो ये एक बार ये हो जाएगा। दूसरा, फिर हम टेक्निकल स्टार्ट करेंगे, और फिर टेक्निकल बेसिस पे किस तरह स्क्रीनिंग करनी है, और किस तरह जो बाइंग और सेलिंग जो करना है ना हमको, वो प्योरली टेक्निकल कॉल्स पे ही करना है। ये हम सिर्फ दिमाग में हमारे जहन में रख ले कि हमको फंडामेंटल बेसिस पे हमको बाई और सेल नहीं करना चाहिए।
हमको प्योर जो बाइंग और सेलिंग करना है सिर्फ टेक्निकल कॉल्स के ऊपर ही करना चाहिए। टेक्निकल इंडिकेट करेगा कि बाई करो तो करना है ना, इंडिकेट करेगा सेल करो तो करना है। कंपनीज कौन सी होनी चाहिए वो हम फंडामेंटली और टेक्निकली स्क्रीनिंग करके हम उसको डिसाइड करेंगे। तो इंशाल्लाह ये फ्यूचर के अंदर हम इंशाल्लाह कवर करेंगे इसको। सवाल मैं पूछ सकता हूँ? आप पूछिए ना। ये डेब्टर डेज जो अपने चार्ट में बता रहा है, बिलो 45 बेस्ट, 16 80 टू गुड, ये मुझे जरा इसको एक्सप्लेन कर देगा तो अच्छा होगा। ये मैं ना आपको एक मिनट, ये डेटा टेस्ट क्या होता है कि आपका जो कंपनी माल बेच रही है ना, तो अपने डेटा से कितने टाइम में वो पैसा कलेक्ट कर लेती है। और इसका मैं ना आपको सिंपल सा ना एक्सप्लेनेशन ना दिखाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा इसको कैलकुलेशन में हमको नहीं जाना। आजकल बहुत सारी चीज़ें रेडीली अवेलेबल है। आपको स्क्रीन विजिबल है हम्म, मेरी? हाँ हाँ हाँ। देखिए यहाँ पे ये यथार्थ के अंदर डेटा डेज दिया हुआ है। हम्म तो ये 128 डेज है। हम्म और फिर वैसे ही इसका इन्वेंट्री डेज पेएबल है और डेज पेएबल है कि कंपनी को कितने दिन टाइम में पे करना है। तो ये यहाँ से डायरेक्टली ना कैलकुलेशन रेशियोज मिल जाते हैं हमको। आपका दूसरा, हम्म आपको यहाँ पे आप देखोगे कि ये ROC जो मैंने रेशियो बताया था, वो डायरेक्टली यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है, तो हमको कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ों को आप क्या कर सकते हो कि आप स्क्रीनर की वेबसाइट के ऊपर जाके इसमें से ये जो हम्म, इनिशियल 2-3 लाइन्स है ना, ये फिक्स है, हाँ। ये उसकी खुद की है, इसको आप कुछ मॉडिफाई नहीं हम्म, कर सकते। लेकिन उसके हम्म, बाद ये जो नीचे के जो रेशियोज है ना, ये नीचे के रेशियोज आप अपने हिसाब से इसको ऐड कर सकते हो, और वो एडिट रेशियोज के बेसिस पे हो जाता है। तो जैसे मैंने इसमें यहाँ पे डाला हुआ है कि प्राइस टू बुक हम्म, वैल्यू मैंने डाला हुआ है, प्राइस टू सेल्स डाला हुआ है, पैक रेशियो डाला हुआ है। फिर मैंने उसका कंपनी का जो ग्रोथ नंबर्स है, प्रॉफिट के जो ग्रोथ नंबर्स है, वो मैंने परसेंटेज वो सब डाल दिया है। फिर मैंने जो शरिया स्क्रीनिंग जो करना है मुझे, तो उस मतलब क्रॉस चेक करना है, तो वो मैंने क्रॉस चेक हम्म, करने के लिए ये डाल दिया हुआ है। फिर मार्जिन से रिलेटेड मैंने ये रेशियोज डाल दिया है कि कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या है, नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या है, के साथ में कि प्रमोटर की होल्डिंग क्या है, पब्लिक होल्डिंग क्या है, और प्रमोटर का प्लेज कितना है। तो ये मैं जैसे ही कोई कंपनी के अंदर जाऊंगा ना, तो मुझे शुरू के अंदर ये सिर्फ ये स्क्रीन से मुझे बहुत सारी चीज़ें डायरेक्टली विजिबल हो जाती है। और राइट के अंदर हम्म, कंपनी का अबाउट अस आ जाता है आपका, और उसके कंपनी हम्म, के की पॉइंट्स क्या है वो हमको मिल जाते हैं। तो ये चीज़ों से हम जो हमारा जो लर्निंग है ना, वो बहुत ईजी हो जाती है कि मुझे डिटेल में हम्म, डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं करना है कि मैं ROE जाके कैलकुलेट करूँ या ROA में कैलकुलेट करूँ। जैसे एक मिसाल ले लें कि ये कंपनी के अंदर आप चले जाए कि उसका, आप ये देखिए कि कंपनी ने कंटिन्यूसली ये अपना कैपेक्स करे जा रही है, कि आप उसका टोटल फिक्स एसेट्स देखते जाइए कि पहले कितना था 2021 में, 251 करोड़ था, फिर हम्म, 300 करोड़ हुआ, फिर 442 हुआ, फिर 600 हुआ, अभी ये 222 करोड़ इसका वर्क इन प्रोग्रेस है। तो मतलब ये एक्विजिशन कर रहा है। तो मैंने इसका थोड़ा सा फंडामेंटल्स पढ़ा है, तो ये मतलब दूसरी जो हॉस्पिटल्स है उसको भी एक्वायर कर रहा है, हम्म, साथ में अपनी जो बेड कैपेसिटी है उसको भी बढ़ा रहा है। तो ये मतलब सीधा मुझे दिख रहा है कि ये कैपेक्स कर रहा है। इस चीज को, हम्म, कैपेक्स को आप यहाँ पे भी कवर कर सकते हो। अगर आपको ऐड करना है ना, तो आप यहाँ पे भी ऐड हम्म, करवा सकते हो वो चीज़। जैसे मिसाल है कि हमको मार्जिन देखना है कि कंपनी के मार्जिन क्या है, तो ये ऑपरेटिंग मार्जिन है उसका। तो ये अभी कंपनी का मार्जिन बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, और डिक्रीज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो हम देख सकते हैं। तो जैसे अब मैं देखूँ अगर, तो कंपनी का हम्म, कैपेक्स बढ़ रहा है। हम्म, फिर वैसे ही हम यहाँ पे एक ईयरली, हाँ जी ये रहा कि रिटर्न ऑन इक्विटी है, कि रिटर्न ऑन इक्विटी उसका 10 साल में क्या था, 5 साल में क्या है, 3 साल में क्या है, और लास्ट ईयर क्या था। दूसरा उसका कंपाउंडिंग, उसका सेल्स क्या है, प्रॉफिट क्या है। तो ये बहुत अच्छी वेबसाइट बनाई हुई है जहाँ पे हम बहुत इजीली क्रॉस चेक कर सकते हैं हम्म, कंपनीज को। ज़्यादा डिटेल में भी हमको नहीं जाना। और उसके अंदर एक सेक्शन ये है जो शायद आपको फायदेमंद हो, कि ये की पॉइंट्स है। ये की पॉइंट्स में कैसा है हम्म, कि इन लोगों ने जो बेसिक कंपनीज के ना चीज़ों को कवर किया हुआ है कि कंपनी एग्जैक्टली क्या कर रही है, उसके कहाँ पे क्या प्लांट्स है या हॉस्पिटल्स है, लोकेशंस क्या है। फिर यहाँ पे उन लोग उसके फ्यूचर को, कैपेक्स को भी कवर करते हैं, उसका जो यूटिलाइजेशन परसेंटेज है या ऑक्यूपेंसी परसेंटेज है, कितना मार्जिन है क्या है, वो सारी चीज़ों को इन लोग कवर करते हैं पूरा, कि कैपेक्स प्लान क्या है, वो सारी चीज़ें कवर करते हैं। और साथ में ये नंबर्स जो दिया हुआ है ना, तो नंबर्स के अंदर वो हम्म, आपको सोर्स दे रहे हैं कि कहाँ से वो उसको कवर कर रहे हैं। तो एक तो ये हम्म, सेक्शन हो गया। अगर आपको और डिटेल में जाना है, तो कंपनी के कॉन कॉल्स का एक ऑप्शन होता है। तो कॉन कॉल्स के हम्म, अंदर या तो ट्रांसक्रिप्ट है कि वो आप ना सुन सकते हो, और उसके ट्रांसक्रिप्ट की एक PPT होती है वो आप देख पढ़ सकते हो, और एक नोट्स है जो इन लोगों ने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है एक तरह से। तो यहाँ पे ये बहुत समराइज कर देते हैं कि एग्जैक्टली ये पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर या ये पर्टिकुलर ईयर के अंदर कंपनी का क्या हुआ।
रेवेन्यू कितना बढ़ा, YOY कितना गया, Q1Q कितना गया, कंपनी एग्जैक्टली अभी कर क्या रही है, मैनेजमेंट का जो एक्सपेक्टेशंस है वो क्या है, फ्यूचर में वो कैसे ग्रो करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें यहाँ पे मिल जाती है। तो अगर इनकेस किसी को थोड़ा डिटेल में जाके पढ़ना है तो वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा जो फोकस है ना, फोकस मेरा ये है कि हम फंडामेंटल्स जो है ना उसको वो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाए और उसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करें, क्योंकि जो बाइंग और सेलिंग का जो कॉल्स हमको आएगा ना वो टेक्निकल से आएगा। और फंडामेंटल्स के जो फैक्टर्स है ना हम इसको ऑटोमेट कर सकते हैं। कि मैंने स्क्रीनर के अंदर जाके मैंने अपनी एक स्क्रीन बना दी बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर्स। जैसे मैं आपको मेरी एक स्क्रीन दिखा देता हूँ, मेरी है ना एक क्वार्टरली स्क्रीन है। तो इसके अंदर ये स्क्रीन दिख रही है ना आपको, विजिबल है ना। मैंने यहाँ ना एक कस्टमाइज करके यहाँ पे स्क्रीन का ऑप्शंस होता है कि आप जब जाएंगे ना यहाँ पे स्क्रीन के अंदर, तो स्क्रीन के अंदर आएगा क्रिएट न्यू स्क्रीन। तो मेरी ऑलरेडी कुछ स्क्रीन है, तो मैंने ये स्क्रीन के अंदर मेरी चले गया। अब मैंने वहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज डाल दिया। तो मैंने क्या डाला है फॉर्मूला कि मार्केट कैप 200 से करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, पीई इसका लेस देन 25 हो, रिटर्न ऑन इक्विटी मोर देन 15% हो, ROC मोर देन 12% हो, प्रोमोटर होल्डिंग 45% हो, YOY उसका जो क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ ये होना चाहिए, और डेट टू एसेट्स उसका 33% से कम होना चाहिए। अब अगर मुझे इसमें और कुछ डालना है तो मैं डाल सकता हूँ। ये बेसिस पे जब मैं स्क्रीन को रन करूंगा तो रन करने के बाद क्या होगा कि मुझे ये बताएगा कि टोटल कितने स्टॉक्स है जो फिल्टर आउट होके आ गए। तब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, 55 रिजल्ट फाउंड, मतलब जो जितने भी लिस्टेड कंपनीज है उसमें से सिर्फ 55 कंपनीज हैं जो मेरे ये क्राइटेरिया को फिल कर चुकी है। तो इसका एक रीज़न ये होगा क्योंकि अभी जस्ट क्वार्टर स्टार्ट हो रहा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं एनुअल में चले जाता हूँ। एनुअली आप देखिए तो ये 134 कंपनीज है। तो अब ये 134 कंपनीज है, ये एक मेरा पार्ट हो गया। दूसरा मैं टेक्निकल स्क्रीनिंग करूंगा, तो हो सकता है कि कुछ कंपनीज ओवरलैप कर जाए, ये जो फंडामेंटल में भी है टेक्निकल में भी है। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बिल्ड हो जाएगा कि फंडामेंटली मैंने जो स्क्रीन डाला था वो स्क्रीनिंग होने के बाद टेक्निकली भी वो कंपनी मेरे स्क्रीन में आ गई। अब आप उसको क्या करो, जो बेसिक टेक्निकल एनालिसिस के जो पैटर्न्स होते हैं, जो प्राइस पैटर्न या जो दूसरी चीज़ें आप वो देखो और उसके बेसिस पे आप बिस्मिल्लाह करिए और फिर आप ना वो स्टॉक में एंट्री कर लो। देखिए सी मेन क्या है कि हमको कंपनी को स्टॉक को सिलेक्ट करना है, फिर कितना ना क्या रेट पे खरीदना है और कितनी क्वांटिटी में खरीदना है और कितना हमारा स्टॉप लॉस होगा, ये हमारे हाथ में है। उसके बाद वो स्टॉक चलेगा ही या नहीं चलेगा वो हमारे हाथ में नहीं है, वो अल्लाह के ऊपर छोड़ दे फिर। तो बिस्मिल्लाह इतना करे जितना हमारे हाथ में, और फिर बाकी अल्लाह के ऊपर छोड़ दे। अगर वो स्टॉक चल गया तो फिर उसको किस तरह से आगे हमको ट्रेल करना है तो वो हम सीखे। और दूसरा कि अगर वो स्टॉक हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर जाता है तो हम बिना कुछ सोचे हम एग्जिट करना शुरू करते हैं उसमें से। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इसको फ्यूचर में भी कवर करेंगे। तो फिर मालूम इसका प्रेप कर लेते हैं। आप सबने ज्वाइन किया, अल्लाह हम सबको कहने सुनने से अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हर एक जायज़ एतबार से इसको सीखने और करने की तौफीक अता फरमाए, और हर एक शक शुबा और नाजायज़ चीज़ों से परहेज़ और बचने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह उबैद भाई, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हम आइंदा भी ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह कौम के लिए और उम्मत के लिए अपने कीमती वक्त देते रहेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।